ये जो ब्रिज डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये ब्रिज नॉन कंपोजिट रोल्ड स्टील बीम ब्रिज है। कंपोजिट स्टील ब्रिज का क्या मतलब है कि ऊपर जो कंक्रीट स्लैब है वो और जो नीचे स्टील बीम्स हैं उनको शेयर कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट किया गया ताकि कंपोजिट एक्शन हो। और नॉन कंपोजिट का क्या मतलब है, स्टील बीम्स के ऊपर वो जस्ट रेस्ट कर रही है डेक स्लैब कंक्रीट की और शेयर कनेक्टर्स नहीं लगाए गए हैं। इसका मतलब है वो कंपोजिटली बिहेव नहीं कर रहे, ठीक। नॉन कंपोजिट का ये मतलब है, ठीक। सो आप इसमें अगर आपको फिगर नज़र आ रही है, ये वाली फिगर E20.1-1 फिगर है ना, इसमें नीचे जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्रॉस सेक्शन का अगर देखें तो इसमें चलिए क्रॉस सेक्शन से पहले ए को देखें, वो प्लेन व्यू है, ठीक है। प्लेन उसका सॉरी एलिवेशन आपको गिवन है, ठीक। तो एक सिंपल स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड है और एंड में आपको अबटमेंट्स नज़र आ रहे हैं और 35 फीट का ये सेंटर टू सेंटर स्पैन है, नज़र आ रहा है 35 फीट का, ठीक है। ऊपर स्पैन लिखा हुआ है 35 फीट और आपको ये बेसिकली एक छोटी सी नदी है, पानी वाटर बॉडी है जो जिसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। तो उसका आपको नॉर्मल वाटर लेवल भी दिखाया गया है और हाई वाटर लेवल भी दिखाया गया कि जब रेनी सीजन हो तो उसका वाटर लेवल यहाँ पे आ जाता है, ठीक। और एग्जिस्टिंग ग्राउंड दिखाया गया आपको। उससे नीचे आपको प्लान व्यू दिखाया गया ब्रिज का, ठीक। ब्रिज की विड्थ कितनी है, 44 फीट ब्रिज की विड्थ है, 44 फीट और स्पैन वही 35 फीट सेंटर टू सेंटर है, ठीक। और अपार्टमेंट्स भी आपको इसमें क्लियर दिखाए गए हैं। अपार्टमेंट नंबर 1 ऑन द लेफ्ट, अपार्टमेंट नंबर 2 ऑन द राइट। और कुछ आपको विंग वॉल्स और अप्रोच स्लैब बनाई गई है ताकि गाड़ी जब आए तो डायरेक्टली ब्रिज डेक के साथ ना आए, ताकि उसको इम्पैक्ट कम हो। उससे पहले ही एक अप्रोच स्लैब बनाई गई ताकि ऑलरेडी उसके लेवल पे गाड़ी आ जाए तो वो इम्पैक्ट कम होगा। उसके नीचे क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया, दिस इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शन को देखें, ऊपर क्या है, पहले डेक स्लैब है और डेक स्लैब के एंड्स में आपको बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक, ताकि गाड़ी नीचे गिरे ना। बैरियर्स हैं और रोड वे की जो विड्थ है ना वो 44 फीट है, यानी कर्व टू कर्व जिस भी गाड़ी चल सकती है, समझ सकते हैं ना आप इसको। और नीचे आपको डेक स्लैब के नीचे क्या है, सेक्शंस, डब्ल्यू सेक्शन है, आई सेक्शन है, जिसके क्रॉस सेक्शंस आपको डार्क में नज़र आ रहे हैं, ठीक। 5 एट 96 है। मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ छोड़ूंगा ताकि मुझे पता चले कि आप उस जगह पर हैं जहाँ पे मैं हूँ। 5 एट 96 इंच 40 फीट, ठीक है। 40 फीट एक गर्डर से सेंटर से लेके आखिरी गर्डर दूसरी तरफ वो 40 फीट है। इसका मतलब है दो फुट जो है वो आखिरी गर्डर के सेंटर से लेके कर्व का जो एंड है वो 2 फुट है। टोटल 44 फुट है ना कर्व टू कर्व। और एक गर्डर से लेके दूसरे गर्डर के सेंटर, आखिरी गर्डर से लेके पहले गर्डर जो एक्सटीरियर गर्डर्स हैं उनके सेंटर में 40 फीट है, यानी 40 फीट किस तरह से 5 एट 96 मीन 8 फुट है ना, तो 8 फुट करके 5 आपको नज़र आ रहे हैं स्पेसिंग्स, ठीक है। 40 फीट क्लियर हो गया आपको। और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है 3.25 फीट, ये क्या है, डेक जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ, जहाँ पे डेक एंड हो रही है, डेक का बिल्कुल आखिरी जो एज है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ मैं। डिज़ाइन द सिंपल स्पैन नॉन कंपोजिट रोल्ड स्टील बीम ब्रिज ऑफ फिगर with 35 feet span for an HL93 live load। HL93 ये हाईवे लोड 1993 में जो डेजिग्नेट किए गए थे। आपको पता है लोड्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जब भी कुछ डिज़ाइन करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लोड कौन सा रेजिस्ट करना है, ठीक। तो HL93 आगे जाके आ जाएगा। हम HL93 के अंदर कुछ स्टैंडर्ड हमने लोड्स डिफाइन किए हुए हैं जो किसी एक रियल ट्रक या किसी एक रियल व्हीकल को रिप्रेजेंट नहीं किए गए, बल्कि आर्टिफिशियली उस लोड्स को बनाया गया है इन ऑर्डर टू मेक श्योर के मैक्सिमम जो लोड्स पॉसिबल हैं उनको कंसिडर किया जा सके, ठीक।
सो HL93 लाइव लोड का अगेंस्ट हमने डिज़ाइन करना है. रोडवे विड्थ इज 44 फीट कर्व टू कर्व, अलाउ फॉर अ फ्यूचर वेयरिंग सरफेस ऑफ 3 इंच थिक बिटुमिनियस ओवरले. कंक्रीट डेक के ऊपर हमने 3 इंच की बिटुमिनियस वो लेयर डालनी है. ठीक. FC प्राइम इज 4 की SI. किसका FC प्राइम? जो कंक्रीट डेक स्लैब बननी है उसका कंक्रीट का स्ट्रेंथ 4 की SI. M270 ग्रेड 50W स्टील, जिससे आपने हॉट रोल सेक्शन बनाना है वो. द स्टील इज एज्यूम्ड not to be coated, therefore fatigue detail इसको छोड़ दें. The barrier is 15 inch wide. ठीक है. बैरियर जो वो उसकी 15 इंच है विड्थ. ठीक हो गया. यानी 15 इंच का मतलब हुआ एक तरफ भी 15 इंच और दूसरा भी 15 इंच, टोटल 30 इंच हो गया, यानी 2.5 फुट. ठीक है. टोटल जो बीच में वो है. ऑलराइट. सो व्हाट नेक्स्ट? एंड वेज 0.5 किप पर फुट. बैरियर का वेट हमें गिवन है 0.5 किप पर फुट एंड मे बी असाइन टू द एक्सटीरियर गर्डर. यानी उसका जो वेट है वो किसने कैरी करना है? एक्सटीरियर गर्डर ने उसका लोड. कंसिडर द आउटलाइन ऑफ AASHTO LRFD ब्रिज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन. ब्रिज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन AASHTO, जिस तरह आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर कंक्रीट आपने डिज़ाइन करना बिल्डिंग तो आप ACA 300 यूज़ करते हैं. इसी तरह स्टील के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. ब्रिज डिज़ाइन चाहे कंक्रीट का बनाना हो चाहे स्टील का बनाना हो, देयर इज़ ओनली वन सिंगल डॉक्यूमेंट जो ब्रिज और इवन ब्रिज से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम आप ये लिखा हुआ नाम आपके पास स्क्रीन नोट करने से बाद आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए. इसका पूरा नाम है AASHTO LRFD ब्रिज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस. ठीक. AASHTO LRFD ब्रिज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस. ठीक है. और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्टील बीम्स के लिए, स्टील ब्रिजेस के लिए नहीं है. कोई भी ब्रिज है, कंक्रीट का है, स्टील का है, कंपोजिट है, जैसा भी ब्रिज है सारी आपको यहाँ से मिलेगी. मैंने आपसे एक लिंक शेयर किया था, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये थोड़ा सा पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं. मैंने आपको 2017 वाला वर्जन भेजा हुआ 8th एडिशन. नाउ पार्ट ए, डेवलप जनरल सेक्शन. इसमें कुछ मेजर डिसीजन जो कि कुछ जो डिसीजन है वो ब्रिज से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ने देनी है. उसने बताना है कि मुझे 44 फीट जो हमने इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली, ये किसने डिसाइड किया? तो ट्रांसपोर्टेशन गाइड. ठीक. जिसने ट्रैफिक एनालिसिस करके जो भी उसमें एनालिसिस किया, ही केम अप विद दिस विड्थ कि हमें ये इतनी विड्थ चाहिए. ठीक. सो हम जस्ट उस डेटा को टेबुलेट कर रहे हैं. सो रोडवे विड्थ हाईवे स्पेसिफाइड ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं. रोडवे विड्थ इज 44 फीट कर्व टू कर्व. ठीक है. ये हमें ये हमारे लिए गिवन है. स्पैन अरेंजमेंट सिंपल स्पैन. ठीक. कंटीन्यूअस नहीं है, सिंपल है. ठीक. वन स्पैन दिस. सेलेक्ट ब्रिज टाइप हमने ऑलरेडी गिवन था हमें नॉन कंपोजिट स्टील प्लेट आई गर्डर फॉर दिस ब्रिज. ठीक है. बी इज डेवलप टिपिकल सेक्शन. अब इससे मजीद कुछ फर्दर आपको डिटेल नजर आ रही है. हमने दोबारा उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं. हम नॉन कंपोजिट है, उसमें शेयर कनेक्टर्स नहीं है. सो दैट्स व्हाई ये स्पेसिफिकेशंस फॉलो की जाएंगी. सो लेट्स गो टू पॉइंट बी. इसी के अंदर नॉन हाइब्रिड का मतलब है हमारे बीम में एक ही मटेरियल रहेगा. हाइब्रिड का मतलब है कि एक मटेरियल कुछ हो सकता है, कहीं पे स्टील का ग्रेड कुछ हो सकता है. हमारा एक ही ग्रेड है. वेरिएबल वेब डेप्थ नहीं है हमारी सिंगल प्रिज्मेटिक है. ऑल हमारे पास एक ही प्रिज्मेटिक सेक्शन का मतलब है जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रूआउट है, थ्रूआउट द स्पैन. ठीक है. सो जस्ट आप इसका फॉर्मेट जो है ना, इस एग्जांपल का फॉर्मेट जो है उसका पर्पस ये कि आपको एक टेम्पलेट मिल जाए. आज तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ ज़रूरत नहीं होगी वो यहाँ पे मेंशन करने की, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ टेम्पलेट कि ये चीज़ किसी और केस में डिफरेंट हो सकती है. सो दिस इज द वे टू नेविगेट दिस प्रॉब्लम. सी में चले जाएं. डिज़ाइन कन्वेंशनली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डेक. ऊपर जो डेक है ना वो तो कंक्रीट की है ना. ठीक है. तो वो उसका डिज़ाइन हम इसमें कवर नहीं कर रहे बिकॉज वी आर फोकस ऑन स्टील ब्रिज जो क्यूरिकुलम का हमारे पार्ट है. सो अदरवाइज जाहिर है वो डेक भी हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना. तो उसका डिज़ाइन इसी बुक के किसी प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 16 उसके अंदर कवर्ड है. तो यू कैन इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन गो देयर एंड सी हाउ वी डिज़ाइन दैट डेक स्लैब. ठीक हो गया.
नीचे आ जाएं, सेलेक्ट रेजिस्टेंस फैक्टर। सेलेक्ट रेजिस्टेंस फैक्टर, थोड़ी सी आपको शायद हैरानी हो यहाँ पे, हम यहाँ पे फी की सारी वैल्यूज, नॉर्मली आपने जो फी की जो वैल्यूज है ना, रिडक्शन फैक्टर जो है, रेजिस्टेंस फैक्टर जो है, उसकी सिर्फ एक लिमिट स्टेट जिसको हम स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट बोलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग अभी तक आपने इसकी डिस्कशन सुनी हुई कि फी की वैल्यू कहीं 0.9 है, कहीं पे 0.75 कुछ डिफरेंट वैल्यूज आप ले रहे हैं। सो ब्रिज में फी की वैल्यूज के पीछे एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जिसके करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही होती है, और वो जैसे जैसे ब्रिज के स्पेसिफिकेशन के नए वर्जन आते हैं तो वो प्रीवियस से अपडेट होते रहते हैं। वो जो प्रीवियस स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको यूज़ करके एक नई वैल्यू डेवलप जो अपडेट होकर आ रही होती है। ठीक, सो फी की वैल्यू भी, और जो आपने लोड फैक्टर्स पढ़े हैं, लोड फैक्टर एग्जांपल के तौर पे मैं जस्ट 1.2 डेट 1.6 स्लाइड में जो 1.2 है ना, ये लोड फैक्टर है। ठीक, हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह कोई चक्कर नहीं, 1.2 डेट 1.6 है ब्रिज डिज़ाइन। ठीक है, लेकिन आपको बताने के लिए कि लोड फैक्टर से आपको पता चलता है मैं किस फैक्टर की बात कर रहा हूँ। LRFD में दो फैक्टर्स होते हैं ना, एक लोड के ऊपर फैक्टर लगता है और एक रेजिस्टेंस के ऊपर, कैपेसिटी वाली साइड, ऐसा ही है। सो स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट के लिए फी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, और नॉन स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट की एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे सर्विस लिमिट स्टेट। ठीक, दैट्स नॉन स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट। अदर ब्रिज के केस में अदर लिमिट स्टेट्स भी हैं जैसे फैटिग एंड अदर, लेकिन इस केस में आपको सबकी वैल्यू अपने 1 लेनी है, बट जस्ट टू टेल यू कि इनकी हर स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट के लिए डिफरेंट वैल्यू सकती है। स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट में फ्लेक्जेट शियर दोनों के लिए फी की वैल्यू 1.0 लेंगे। आगे आपको आस्ट्रो का आर्टिकल नंबर, ए का मतलब है ये आस्ट्रो का भी आर्टिकल नंबर है। ठीक, 6.5 यानी आस्ट्रो का 6.5.4.2 में आपको रेफरेंस में साथ साथ देता जाएगा। अगर इसी LRFD जो ब्रिज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है ना, उसके एंड में कमेंट्री है, जैसे ACI 318 भी शायद आपने पढ़ी होगा। एक तो कोड है जो बाइंडिंग है, एक कमेंट्री है जो एक्सप्लेनेशन है। अगर कमेंट्री को रेफर करेगा तो वो C से स्टार्ट करेगा, A के बजाय C से स्टार्ट करेगा। ठीक, सो ऑल दो फी की वैल्यूज हमने जगह 1.00 लेनी है, जस्ट टू टेल यू। नेक्स्ट, लोड मॉडिफायर। ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी कि हम नॉर्मली लोड फैक्टर से तो आप अवेयर है, लोड फैक्टर को मैं अब गैमा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, मैं गैमा I कह रहा हूँ, लोड में अब फिलहाल यहाँ पे L लिख रहा हूँ, कहीं पे कोई और सिंबल में, चलो P लिख देता हूँ, P पर लोड, गैमा I और PI। ठीक, इसी तरह प्लस इन सब को सम कर रहा हूँ, इक्वल टू फ्रॉम 1 to n, जितने भी हमारे पास लोड, एक लोड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट लोड्स हो सकते हैं। जैसे आपने डेड और लाइफ का ज़्यादा पढ़ा हो तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको डेड और लाइफ बोल रहा हूँ, बट ब्रिज की केस में ज़्यादा लोड जो हमें कंसिडर करने होते हैं। ये हमारी लोड वाली साइड है, फैक्टेड लोड जिसको आप बोलते हैं। दैट साइन शुड बी इक्वल टू आर लेसर देन फी टाइम्स आर। यही आपने पढ़ा हुआ है। फी आर में रेजिस्टेंस हो क्या है, फी mn हो सकता है, ये फी bn हो सकता है, फी जो आपने पढ़ी हुई, लेकिन आर में जनरल यूज कर रहे हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, ऐसा ही है जी सर। ब्रिज के केस में एक और फैक्टर हम कंसिडर कर, आगे आप कहेंगे एंड में वैल्यू अगर 1 ही लेनी है तो डिस्कस करने का मकसद क्या है, लेकिन आपको पता हो कि लोड मॉडिफायर को क्या होता है। लोड मॉडिफायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईटा से। ईटा ये क्या था, ओवरलोड फैक्टर, जैसे डेड के केस में 1.2 यूज करते हैं, ये वो गैमा वो चीज है। ठीक, जो ओवरलोड फैक्टर इंक्रीज इसको आप करते हैं फैक्टर से। ईटा इज एडिशनल फैक्टर अदर देन दैट ओवरलोड फैक्टर गैमा के अलावा। ईटा क्या चीज है, ईटा is the load modifier. Load modifier basically again with 3. Eta is again product of 3 terms, eta D, eta R and eta I. D for ductility, R for redundancy, I for importance factor. ठीक है, हमारे केस में हम इन सब के वैल्यूज 1 ले रहे हैं फॉर सिंपलिसिटी, बट यू जस्ट नीड टू नो कि लोड मॉडिफायर्स भी हम हर लोड के साथ कंसीडर करते हैं।
जनरल इक्वेशन का पार्ट है ये, ठीक। सो वी आर गोइंग टू टेक all etas equal to 1 for all limits है, स्ट्रेंथ में भी, सर्विस में भी, फैटीग में भी। नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। सेलेक्ट लोड कॉम्बिनेशन एंड लोड फैक्टर्स, ठीक है, जैसे अभी हमने बात कर ली है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके जनरली हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्ड लोड के अगेंस्ट एम यू बी यू पी यू इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। तो हम जनरली हम सारे सबके लिए u का टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक। u इज इक्वल टू, अब लोड कॉम्बिनेशन आपको चैप्टर 5 में मिलेंगी। अब आप चैप्टर 5 में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पता है फिर आपने 1 घंटा फिर वापस इस पेज पे आने में लगाना है। मैं सिर्फ आपको यहीं से एक टेबल का बस आपको नजर करवा रहा हूँ। ये टेबल इसमें लोड कॉम्बिनेशंस गिवन है, ठीक। टेबल आप नोट कर लें, सिर्फ टेबल 5.1 और उसके साथ एक और टेबल है 5.1 और 5.2, यहाँ से आपको मिलेंगी। 5.1 में लोड कॉम्बिनेशन, 5.2 में थोड़ी सी और डिटेल है, ठीक। सो 5.1 में बेसिकली हर लिमिट स्टेट के अगेंस्ट हमें लोड कॉम्बिनेशन गिवन है। आपने खुद से नहीं बनानी, यहीं से आपने उठानी, बट जस्ट आपको बता दूँ कि जो आपने एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं उसका सोर्स कहाँ पर है, वो सोर्स आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया। टेबल 5.1 से, ठीक है। उसमें जो सैम्पल्स यूज़ किए गए वो सैम्पल्स भी पीछे टेबल से पहले जो पेज है वहाँ पे डिफाइन किए गए। मसलन अगर कहीं पे लिखा है DC, तो DC का मतलब आपको पीछे बताया गया। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में दोबारा आएंगे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक। सो ये आपको एक स्ट्रेंथ 1 लिमिट, अच्छा स्ट्रेंथ के ना बेसिकली इस वैसे तो आपने एक पढ़ा ना स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट, बट दैट्स इट। ब्रिज के केस में स्ट्रेंथ में भी देयर आर 5 लिमिट स्टेट, जो सारे स्ट्रेंथ के लिमिट स्टेट है। स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट 1, स्ट्रेंथ 2, स्ट्रेंथ 3, स्ट्रेंथ 4, स्ट्रेंथ 5, वो डिफरेंट कंडीशन करस्पॉन्डिंग है। हमें इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रेंथ 1 पे, ठीक, जो यूजुअल लोडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्रिज के केस में। कुछ केसेस में ब्रिज को जो जैसे HL93 में जो लोड है ना, वो एक उसके अगेंस्ट आपने डिज़ाइन कर दिया, ये स्ट्रेंथ 1 में आप कवर कर लेंगे। HL93 का जो लोड है आपने उसके अगेंस्ट डिज़ाइन कर लिया, स्ट्रेंथ 1 के लिमिट स्टेट को आपने कंसिडर कर लिया। लेकिन ब्रिज पे समटाइम्स कुछ स्पेशल व्हीकल्स में गुजरना पड़ता है, जैसे टैंक्स एक यूजुअल लोडिंग पार्ट है, ब्रिज के ऊपर टैंक जा, लेकिन अब टैंक ने अगर गुजरना है उसके अगेंस्ट अलग से एक स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट हम कंसिडर करेंगे, उसकी लोडिंग के लिए भी अलग से लोड डिफाइन करेंगे कि टैंक का लोड कितना लेना है, ठीक। सब समझ रहा है मेरी बात। इस तरह से डिफरेंट विंड है या नहीं, उसकी विंड लोड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट, स्ट्रेंथ 1 में हम विंड लोड हम गेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देयर आर अदर स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट, स्ट्रेंथ 5 में शायद विंड लोड भी कंसिडर कर लीजिए। सो दिस इज हाउ वो, अब जिसमें आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट ही है वो सारे, लेकिन लोडिंग उनमें से कौन कौन सी कंसिडर हो रही है उसकी बेस पे स्ट्रेंथ 1, 2, 3 इस तरह से क्लासिफिकेशन है आगे। एनीवेज we are restricting ourselves to strength 1, service 1 limit state और service 2 limit state. Again service 1 और service 2 different, again दोनों service limit states हैं, but loads उनमें जो consider किए गए हैं वो different हैं। fatigue के लिए भी 1 और 2, लेकिन fatigue पे हम fatigue को skip कर रहे हैं, fatigue को हम consider नहीं कर रहे, ठीक, because fatigue is a little bit difficult to cover, तो हम बाकी भी miss कर जाएंगे। construction strength इसको भी हम consider नहीं कर रहे, although ये simple है लेकिन इसको भी हम छोड़ रहे हैं। So we are restricting ourselves to strength 1, service 1 and service 2. G में चले जाएं, calculate live load force effects. ये मेजर सेक्शन जो मैं चाह रहा हूँ आपको समझ आ जाए, इसमें टाइम हम यही कवर कर सकते हैं। Calculate live load force effect. Number 1, select live loads and number of lanes. Live load हमारा HL93 है और number of lanes के लिए हमारे पास ये फार्मूला हम यूज करेंगे। डायरेक्टली आंसर हम ले रहे हैं, NL नंबर ऑफ लेन्स इक्वल टू इंटीजर W ओवर 12। W क्या चीज है? रोडवे विड्थ। हमारे केस में कितनी है? 44 फीट। कर्व टू कर्व हमने डिस्कस कर लिया, ठीक।
इसका आंसर एग्जैक्टली 44/12 कितना आता है? 3 पॉइंट समथिंग आएगा 7। चलिए जितना भी आता है, हमने इसमें से सिर्फ डेसिमल से पहले ये जो नंबर नजर आ रहा है ये लेना है। इंटीजर का ये मतलब है इसके अंदर जो इंटीजर पॉइंट 3.9 भी होगा तो हम 3 लेंगे, 3.95 होगा फिर भी 3 लेंगे। आप समझ रहे हैं बात? ये समझ जब तक 48 से कम है तब तक इसका आंसर हमने क्या लेना है? 3। INT का ये मतलब है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया आपको? सो नंबर ऑफ लेन्स आर 3। नेक्स्ट में चले जाए मल्टीपल प्रेजेंस। अगर 3 लेन्स हों, 3 लेन्स या इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, 3 लेन्स से ज़्यादा भी आए, 4 लेन्स 5 लेन्स, तो अगर एक ही लेन हो फिर तो उस लेन पे ज़ाहिर ट्रक्स ने आना है। 2 लेन्स हों तो मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि अगर मल्टीपल लेन्स हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि सारी लेन्स पर एडजेसेंट, यानी आप इमेजिन करें कि ट्रकों की लाइन चल रही है, एक लाइन ट्रकों की, साथ में एक और हर लेन पे ट्रक चल रही है और सारे ही लेन्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे लोडेड हो, यानी एक ही टाइम पे मैक्सिमम लोड हर लेन में से गुजर जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है ना। इस फैक्टर को कंसिडर करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को कंसिडर करने के लिए हमें फैक्टर ले लें मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लेन्स होंगी मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर उतना कम होता जाएगा। ये हमने यूज़ कैसे कर रहे हैं? ये हमने लोड्स पे अप्लाई करना है। ठीक, आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यानी एम की उसका टेबल ही डायरेक्टली हम यहाँ से उठाएंगे। नंबर ऑफ लोडेड लेन्स, अगर एक लेन है तो 1 से बड़ा फैक्टर 1.20, 2 लेन्स 1.0, ज़्यादा लेन्स हो जाएंगी 3.85, 4 के लिए इससे भी कम आंसर होना था, बट फॉर नाउ 0.85। ज़्यादा डिटेल में जाना टेबल 8.6 में जा सकते हैं बुक। नंबर 3 डायनेमिक लोड अलाउंस, क्योंकि गाड़ी जब आती है ब्रिज के ऊपर तो वो उस तरह का स्टैटिक लोड नहीं होता जिस तरह का बिल्डिंग्स में स्टैटिक लोड होता है। गाड़ी ने जब आने तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस स्टैटिक लोड से ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें एक डायनामिक लोड अलाउंस, इस फैक्टर का नाम है डायनामिक लोड अलाउंस, लेकिन आपको ये IM का मतलब है इम्पैक्ट। नाम इसका डायनामिक लोड अलाउंस है लेकिन रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं? IM से। पुराना नाम इसका इम्पैक्ट फैक्टर था तो इसलिए IM ही इसका नाम चलता आ रहा है, बट स्टैंडर्ड में अभी इसका नाम डायनामिक लोड अलाउंस है। क्लियर? डेक जॉइंट्स, उसके लिए 75%, यानी हम 75% एनहांस करेंगे लाइव लोड को अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। फैटिग 15%, ऑल अदर 33%। ठीक है, तो हमारे केस में 33%। बीम्स के केस में ऑल अदर आ जाएगा ना, बीम्स जो नीचे गर्डर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ऑल अदर में आएगा ना, तो उसके लिए हम 33% यूज़ करेंगे। और ये लेन लोड पे अप्लाई नहीं होगा। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ क्लियर करेंगे, ब्रिज पे जो लोडिंग है ना, जो गाड़ियों की वजह से लोडिंग आ सकती है वो 2 तरह की होगी। एक होगा लेन लोड, डिज़ाइन लेन लोड, एक होगा ट्रक लोड जो हैवी लोड है बेसिकली। हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन लाइटर लेन लोड को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के तौर पर लेंगे, जैसे कार है, बाइक है, रिक्शा, जो भी चीज़ और चल रही है छोटी, जो ट्रक से जो नीचे वाली लोड्स हैं उनको हम एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के तौर पर डील कर सकते हैं। बट ट्रक लोड्स हैव टू बी डेल्ट एज कंसंट्रेटेड लोड्स। ठीक, सो हम इसके बीच में डिस्टिंक्शन करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर हम लेन लोड पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, लेन लोड पे नहीं अप्लाई करेंगे। ट्रक या टेंडम का वर्ड आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा होगा, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मोमेंट, ये क्या है? लोड निकाल रहे हैं, ब्रिज डेक के ऊपर आना है, ऊपर बेसिक इनफैक्ट अगर वेयरिंग सरफेस ऊपर हुई है तो वेयरिंग सरफेस जो बिटुमेन की लेयर है उसके ऊपर आना है लोड ने ना, गाड़ी ने वहाँ से गुजरना है ना। गाड़ी ने किसी नीचे जो गर्डर आप डिजाइन कर रहे हैं, गर्डर के ऊपर तो गाड़ी के टायर नहीं होंगे ना, एग्री? सो हमें लोड डायरेक्टली गर्डर पे नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है? डेक पे लग रहा है। डेक से ट्रांसफर हो रहा है गर्डर को। हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ब्रिज
गर्डर के ऊपर लेट्स से अगर मैं मैंने एक ब्रिज गर्डर ड्रा कर दिया, ठीक, इसका स्पैन है 35 फीट, ठीक। इस तरह एक गर्डर नहीं, गर्डर ज्यादा है, लेकिन हम एक गर्डर के लिए एनालिसिस करके, ठीक, फिर हम उस एनालिसिस को मल्टीप्लाई करेंगे विद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मोमेंट्स के लिए अलग होगा, ये शेयर के लिए अलग होगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का बेसिकली ये मतलब है कि लोड ऊपर से आएगा तो डिफरेंट गर्डर्स को डिफरेंट लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आप उसमें करते हो ना डीडीएम में, स्लैब से लोड बीम पे जाते हैं ना, फिर आप ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, तो बेसिकली हम उस लोड को अपने लोड पैथ के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, किस गर्डर को कितना लोड जाएगा, इंटीरियर गर्डर का शेयर कितना जाएगा और एक्सटीरियर गर्डर को कितना जाएगा, ये हमने एक किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करना है। हमने तो एक गर्डर का कर लिया ना, ये कौन सा गर्डर, एक्सटीरियर इंटीरियर, ये कोई भी नहीं है, ये एक गर्डर पे हमने कर दिया। और इसको जब करस्पॉन्डिंग फैक्टर, एक्सटीरियर के लिए अलग से फैक्टर होगा, इंटीरियर के लिए अलग से फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर के लिए मोमेंट आएगा और इंटीरियर के लिए मोमेंट आएगा, करेंगे। सो हम डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाते डिज़ाइन में, हम एक अदर डिटेल एनालिसिस मेथड भी है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए एक बीम के लिए बीम एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस एक्सटीरियर के लिए अलग, इंटीरियर के अलग यूज करने के लिए हम क्या फैक्टर यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मोमेंट फर्स्ट। आपको एक फैक्टर इसमें नजर आएगा kg/12L/TS³ इक्वल टू 1.0। इस वक्त एज्यूम कि हम कह रहे हैं, मैं बाद में चेक करूंगा। फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट मेक श्योर कि हम इसको काउंट कर सकें, हम इसको 1 ही लेते रहेंगे फॉर ऑल बीम्स दैट वी कंसीडर, ठीक। ये टर्म्स क्या हैं, मैं उनको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो मैं दिस सम ऑफ थिंग्स, kg इज लॉन्गिट्यूडनल सरफेस फैक्टर, और इस तरह से L स्पैन है, TS थिकनेस ऑफ द स्लैब, बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड एनी मोर टाइम ऑन दिस, इसको आप 1 ही लेते रहें बस, ठीक है सर। इंटीरियर बीम्स मैं बताया ना डिफरेंट होगा फॉर इंटीरियर और एक्सटीरियर, मोमेंट्स के लिए कर रहे हैं, और मोमेंट्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर डिफरेंट, शेयर में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर डिफरेंट होगा, ठीक। सो स्टार्टिंग विद इंटीरियर बीम। अब इंटीरियर बीम के लिए अगेन 2 पॉसिबल केसेस, सिंगल लेन, वन डिजाइन लेन लोडेड और 2 or more डिजाइन लेन्स लोडेड। दो में से जो बड़ा आंसर आएगा उसको कंसिडर करेंगे, 1 डिजाइन लेन लोडेड और 2 or more डिजाइन लेन लोडेड। जो भी बड़ा आंसर आ जाएगा, जो गवर्न करेगा, उसको यूज करेंगे, ओके। अच्छा, अब ये आपको मिलेंगे टेबल 6.5 में। आप टेबल 6.5 में जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन यहाँ रिप्रोड्यूस हुई है, ये आपको मिल जाएगी, लेकिन हम टेबल 6.5 पे नहीं जा रहे क्योंकि आपके पास मोबाइल के ऊपर है, तो आप वो ढूंढते रहेंगे उसका सारा दिन। सो डायरेक्टली हम वहाँ से इक्वेशन यहाँ पे रिप्रोड्यूस की हुई है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन का यूज बता रहा हूँ। ये क्या लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, mg, और नीचे m, और इधर है si इक्वल टू 0.06, ये लिखा हुआ है, प्लस s/14 raised to the power 0.4, s/l raised to the power 0.3, और kg/12L TS³ whole raised to the power 0.1। अच्छा, ये जो mg हमने लिखा है, mg के सिंबल हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छा, वैसे जस्ट जो g है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, लेकिन चूंकि हमने पीछे m को डिस्कस किया ना, नंबर ऑफ लेन्स लोडेड के अगर मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर m को डिस्कस किया ना, हमने कहा 3 लेन्स के लिए 0.85 लेंगे। स्टेप नंबर g के अंदर आप देखें 2 में हमने m को डिस्कस किया ना, मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर m को, वो कैपिटल M लिखा हुआ है, ये स्मॉल m यहाँ पे, ये वाला टेबल, ये कैपिटल M जो लिखा हुआ है ना, ये गलती से उसने कैपिटल लिख दिया, ये स्मॉल m है, ठीक। मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर स्मॉल m, वो डायरेक्टली हमें mg दे रहा है, g उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और n इसमें मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर है, यानी अब हमें अलग से मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली m टाइम्स g का वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ठीक। अगर आप g किसी और मेथड से फाइंड करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो फिर आपको m अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन इस इक्वेशन से ले रहे हैं तो डायरेक्टली आपको m टाइम्स g का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक।
बाकी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। देखिए जरा, ये जो कैपिटल एम लिखा है ये बता रहे हैं कि हम ये बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक। शेयर के लिए अलग से हमने कर रहे हैं ना, अभी हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं। इस एस का मतलब है सिंगल लेन लोडेड, सिंगल लेन, और इस आई का मतलब है इंटीरियर। बात समझ आ गई आपको? mg असल में फैक्टर है mg वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो क्योंकि मोमेंट के लिए अलग होने, शेयर के लिए अलग होने, इसलिए हमने लिख दिया कि ये मोमेंट की बात हो रही है, ठीक। इंटीरियर के लिए अलग होने, इंटीरियर गर्डर के लिए, एक्सटीरियर गर्डर के लिए अलग होने, इसलिए हमने आई का सिंबल सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में डाल दिया। और सिंगल लेन के लिए अलग फैक्टर है, मल्टीपल लेन्स लोडेड के लिए अलग फैक्टर है, इसलिए हमने ये एस डाल दी कि ये सिंगल लेन की बात हो रही है, ठीक हो गया। आगे एस, कैपिटल एस से यहां लिखा हुआ नजर आ रही है, क्या है? स्पेसिंग बिटवीन गर्डर्स। हमारे केस में कितना है ये? पीछे हमने क्या पढ़ा था? 5 at 96 इंच, 8 फुट है ना, तो 96 इंच वो कह रहा है। 8 यहां पर ऐसा आपने फीट में पुट कर रहे हैं, ठीक। स्पेसिंग बिटवीन गर्डर्स इन फीट यहां पर, और एल क्या है? स्पैन ऑफ द गर्डर, ये भी फीट में, ठीक हो गया। और ये फैक्टर फॉर सिंपलिसिटी हम 1 ले, ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट चले जाएं। अच्छा इसके आंसर वो निकाल रहा है वैल्यूज पुट करने के बाद 0.573, ठीक हो गया। ये किस केस में आ गया? 1 डिजाइन लेन लोडेड। आगे क्या करेगा? 2 और मोर डिजाइन लेन्स लोडेड। उसमें और इसमें क्या, कहां पर उसने फर्क डाला? बाकी वही mg और नीचे भी m लिखा हुआ है, और आई भी उसी तरह लिखा हुआ है क्योंकि इंटीरियर गर्डर की बात चल रही है। s की जगह क्या नजर आ रहा है? m। वो सेम का क्या मतलब है? मल्टीपल लेन्स लोडेड किया, ये सब कंसीडर कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो फार्मूला कहां से आ रहा है? वो टेबल से ही ले रहे हैं, जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है उसी टेबल में आपको मिल जाएगा। ये 0.075 प्लस आगे एक्सप्रेशन डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? 0.746, और पीछे वैल्यू क्या आई थी सिंगल लेन के लिए? 0.573, और ये क्या आंसर आ गया? 0.746। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसने आगे क्या लिख दिया? गर्डर्स। ये इंटीरियर बीम के लिए हमने कंसीडर कर दिया। अभी सारी डिस्कशन मोमेंट की चल रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर बीम्स, एक्सटीरियर गर्डर्स। अगेन उसमें 2 केसेस, 1 डिजाइन लेन लोडेड, क्या लिखा हुआ आगे? 1 डिजाइन लेन लोडेड, आगे क्या लिखा हुआ उसमें? लीवर रूल। लीवर रूल क्या चीज है? ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ बोर्ड पे आपको फिगर नजर आ रही है। यहाँ पे फिगर, यहाँ पर जो बनी हुई E20.1-2, यहाँ से आपको लीवर रूल समझ आएगा। लीवर, ये एक्सटीरियर बीम की बात चल रही है ना, एक्सटीरियर बीम की बात चल रही है, गर्डर की, एक्सटीरियर गर्डर की। तो हमने बेसिकली उसका शेयर कैलकुलेट करना है कि वो कितना लेगा लोड बाकी में से, ठीक। ये नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ आपको बगैर ड्रॉ किए, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाना है। उसने एक्सटीरियर गर्डर दिखाया और उसके नीचे आर एक रिएक्शन आपको दिखा रहा है, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा उससे लेफ्ट साइड पे कैंटिलीवर है, ठीक है, 24 इंच कर्व तक, ठीक है। और 2 उसने ऊपर लोड्स आपको दिखाए, P/2 और P/2, ऐसे ही है? yes, और उनके बीच में कितना फासला दिखा रहा है? 72 इंच, यानी 6 फीट। HL93 में अब एक ट्रक अगर माइंड में लेकर आए तो ट्रक जो है उसके एक तो फासला है उसके लेंथ वाइज कि एक फ्रंट एक्सल फिर बैक रियर एक्सल, उनके इस तरह से लेंथ के अलावा उनके बीच में फासला है, ऐसा ही है? ट्रक के एक्सल्स के बीच में एक है, एक ही एक्सल के 2 व्हील्स के बीच में फासला, यानी अगर आपके सामने ट्रक गुजर रही है और आप पीछे से उसको देख रहे हो तो आपको वो जो 2 टायर नजर आते हैं उसके बीच में जो गैप है वो HL93 में हम 6 फीट लेते हैं। कितना लेते हैं? 6 फीट। और लॉन्गिट्यूडल इतना उसमें कितना गैप है वो आगे जाके हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम
ट्रांसवर्स जो उनके बीच में स्पेसिंग है, एक ही एक्सल से कनेक्टेड जो दो व्हील्स हैं उनके सेंटर में डिस्टेंस 6 फीट। तो ये आपको जो P/2 नजर आ रहे हैं, ये दो व्हील्स हैं जो हाफ लोड इस तरफ, हाफ लोड दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा 72 इंच यानी 6 फीट था ये। अच्छा हमने एक जो लोड था वो डायरेक्टली एक्सीडेड गर्डर के ऊपर रख दिया फॉर वर्स्ट केस। वर्स्ट केस ये हो सकता है ना कि एक व्हील डायरेक्टली एक्सीडेड गर्डर के ऊपर आ जाए और दूसरा व्हील ज़ाहिर है उसने अंदर वाली साइड पे 6 फुट के फासले पे होगा। अब ये सिंपल एक रिएक्शन निकालने का स्टेप है। क्या उसने किया है? आर वो रिएक्शन उसको फाइंड कर रहा है। इंटीरियर जो आपको बीम है ना, ये वाला एक्सीडर के इमीडिएटली जो अंदर वाला बीम है, यानी एक तो एक्सीडर है ना, उसके साथ वाला जो अंदर का बीम है उसको हमने हिंज सपोर्ट कंसिडर करना है। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम के तौर पे यानी दो सिंपल सपोर्ट्स कंसिडर करने। जो ये वाला अंदर वाला बीम है ये, और दूसरी सपोर्ट कहाँ पर है? एक्सीडेड बीम, और आगे थोड़ा सा ओवरहैंग पोर्शन है। ठीक हो गया? ये समझ आ गया आपको? हमने आर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम अगर मोमेंट समेशन अबाउट इंटीरियर सपोर्ट ले लें, हमें आर चाहिए ना, तो समेशन मोमेंट अबाउट इंटीरियर वाला सपोर्ट तभी हमारी इक्वेशन में से ये जो रिएक्शन फाइंड करना उस जिस जगह पे वो उस जगह पे तो समेशन मोमेंट नहीं करते ना। yes, ऐसे ही है ना? yes, sir. किसी और जगह पे करते हैं। मैं सिंपल डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ। ये एक्सटीरियर बीम है, ये हमारा आर है जो हमें चाहिए, ठीक, और यहाँ पर इंटीरियर ये हिंज इस तरह आपने कंसीडर करना है। ठीक हो गया? और ये डिस्टेंस हमें, और एक लोड हमने कहाँ रखा? आर के एग्जैक्टली ऊपर, दूसरा आप मुझे बता सकते हैं ये टोटल कितना था? 96 इंच 8 फुट के स्पेसिंग थी ना, 96 इंच था। ये 96 इंच है यानी 8 फीट, और ये कितना आएगा ट्रांसफर स्पेसिंग बिटवीन व्हील्स? 6 फीट। तो ये यहाँ पे 6 फीट के ऊपर लग रहा है P/2। ठीक हो गया? दिस इज 72 इंच। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 6 फीट। अब आपने फाइंड करना है इसको। अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, बी नाम चलो दे दिया इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ? समेशन मोमेंट अबाउट बी। आर फाइंड करना है तो बी के अबाउट समेशन करूंगा तो आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा? आर टाइम्स, लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ मोमेंट को, आर टाइम्स ये डिस्टेंस कितना है? 8 फीट। ऐसे ही है ना? yes, sir. मैं फीट में लिख कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आगे ये दो ऐसे ही है, तो इसका मोमेंट इसके अपोजिट में होगा माइनस P/2 टाइम्स इसका डिस्टेंस कितना है? 8 फीट। और अगले का -P/2 ये कितना है? 2 फीट रह जाएगा ना। टोटल 8 था और ये 6 है, तो ये 2 फीट हो जाएगा ना। यस सर। आप इंचेस में से बेशक बिटा देना कि आपको एक ही नंबर नजर आए। तो ये 2 फीट रह गया। बस यही था ना इसमें, और तो कोई नहीं है ना। हम सिर्फ इस वक्त ट्रैफिक से जो लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आर यहाँ से कैसे निकलेगा कि आपको पता है कैसे, आप बाकी कैलकुलेशन आपको देख सकते हैं। देते हैं आंसर विल बी इक्वल टू 0.625 p, ये आंसर आ जाएगा। तो यही 0.625 जो नजर आ रहा है आपको p के साथ, यानी कि जो दो ऊपर से लोड लग रहे थे ये उसमें से कितना लेंगे ये हमने खुद बेसिक स्टैटिक से निकाले। इसको हम कह रहे हैं लीवर रूल। ठीक, लीवर रूल इसको बोलते हैं। दिस इज लीवर रूल, ये खुद आप निकाल लें इसमें से। सो दिस 0.625 इज द फैक्टर। इसको उसने नाम दे दिया। हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता रहा था ना, असल में इस कैलकुलेशन में G इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। M हमने क्योंकि एम्पिरिकल है तो ऑलरेडी उसको भी लंप कर दिया अंदर, मल्टीपल परपस फैक्टर अंदर ही इंक्लूड कर दिया। तो हमें कहीं से अलग से mg के साथ कोई mg का आंसर आ रहा था। अब हमारे पास आंसर ये mg का आंसर नहीं आया अभी, दिस इज ये g का आंसर आया है, क्योंकि अभी हमने कोई एम्पिरिकल इक्वेशन नहीं यूज किया, हमने खुद कैलकुलेट किया है। तो g जो खुद आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपके पास अभी g आया है। mg आप कैलकुलेट खुद करेंगे। m हमारे केस में कितना था? 1.2 क्यों यूज कर रहे हैं? फैक्टर लगा 1.2 क्यों यूज कर रहे हैं? ऊपर हमारा केस कौन सा अभी पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग के लिए वन डिजाइन लेन लोडेड का केस है ना। तो वन डिजाइन लेन लोडेड के केस में
मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर इज 1.2, वो आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया। सो 1.2 टाइम्स जो भी नंबर आया था उससे आंसर कितना बन गया 0.75, ठीक है। 1.2 यानी हम अगर ये हमारे पास जी का आंसर आया था, एम जी का आंसर हो जाएगा 1.2 टाइम्स जी की वैल्यू 0.625, ये आंसर बन गया 0.75। दिस इज फॉर वन डिजाइन ब्रेन लोडेड। मल्टीपल के लिए लेट्स सी मल्टीपल में क्या करना है, 2 और मोर डिजाइन ब्रेन लोडेड। उस केस में इक्वेशन ये है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं उसमें फैक्टर को देखिए। एम जी नीचे एम ई, ये सिंबल आपको समझ आ रहा है। एम जी इज द मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एम जी। इस एम का मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए कर रहे हैं। इस एम का क्या मतलब है, मल्टीपल लेंस लोडिंग। ई के केस ई का मतलब है एक सीरीज गर्डर की बात हो रही है, इक्वल टू ई टाइम्स एम जी एम आई। इसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं और इसका मतलब बता सकते हैं। एम जी का मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं इंटीरियर गर्डर के लिए मल्टीपल लेंस जब लोडेड थे, कि पहले कैलकुलेशन हमने कर लिया ना, क्या आंसर निकला था उस टाइम 0.746 आंसर आया था, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक, जो पहले हमने स्टेप कर लिया था। उसको हमने एक और चीज से मल्टीप्लाई करना है, ई से, एक्सेंट्रिसिटी से, ई से मल्टीप्लाई करना है। और ई के क्या चीज है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है 0.77 प्लस DE ओवर 9.1 और अब इसमें DE क्या चीज है, DE ये जो एक्सटीरियर गर्डर है इससे लेके डेक आखिरी जो एज है वहां तक का डिस्टेंस, दिस इज DE। ये DE आपको नजर आएगा, पीछे आ जाए, पहले पेज पे जो यहां फिगर बनी हुई है वहां आपको DE नजर आ जाएगा, पार्ट सी में, फर्स्ट फिगर के पार्ट सी में जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है 3.25 फीट नजर आ रहा है उसके अंदर आपको। यस सर, ये DE है। DE ये जो इस तरह से DE हो, ओके, सो दिस इज DE 3.25 फीट। DE की वैल्यू आप पुट करेंगे, ये अब आपका कैलकुलेशन आप यहाँ पे लोगे। DE की वैल्यू उसने प्लग कर दी है 3.25। ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 3.25 ये आंसर नहीं है इसका। नो दिस इज नॉट, ये खुद ये नहीं है, लेस 1.25। yeah, so DE is not this distance, let me check। टी लेवल वाले में let me check this one। ये कर्व तक का डिस्टेंस yes, curve तक का distance है। curve is 15 इंच था, 15 इंच का कर्व था और टोटल 3.25 है, तो 3.25 में से 15 इंच का मतलब है 1.25 फीट, तो उसने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ तक डेक खत्म हो रही, जहाँ पे वहाँ पे नहीं, जहाँ पे कर्व है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज DE, आई एम सॉरी, दिस इज DE। यार ठीक है, DE की वैल्यू पुट करके E की वैल्यू आ जाएगी और E की वैल्यू हम यूज कर लेंगे टू गेट दी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। सो वो आंसर आ रहा है 0.743। E की आंसर आया था 0.99 और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आंसर आ गया 0.743। बड़ी वैल्यू कौन सी है, सिंगल लाइन वाली या मल्टीपल लाइन वाली? सिंगल लाइन वाली 0.75 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, गर्डर। नीचे कुछ डिस्कशन रिजिड मेथड से रिलेटेड, जस्ट इग्नोर दैट।
सी इज़ रिलेटेड टू स्क्यूड ब्रिज। समटाइम जैसे आपने ब्रिजेस देखे उनमें कर्वेचर होता है, ठीक, तो हमारे केस में कर्वेचर नहीं है, सो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी एडजस्टमेंट फॉर स्क्यूड ब्रिज। सो वी आर गोइंग स्ट्रेट टू लाइव लोड मोमेंट्स। अभी हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले हैं, अभी हमने लाइव लोड मोमेंट्स नहीं निकाले, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स यूज होंगे, जैसे आप देखिए एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, m और सब्स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, LL लाइव लोड प्लस IM डायनामिक लोड अलाउंस, ठीक हो गया। सो लेट मी टेल यू के और इसके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखे हैं उससे पहले क्या है, सर ये किधर है पहले ये बता। इसी पेज के ऊपर एंड में, ठीक ये तो कर लिया। स्क्यूड ब्रिज तो आपने क्या करना ही नहीं। नहीं, ये स्क्यूड ब्रिज ख़त्म हो गया, अब अलग उसमें हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन लाइव लोड मोमेंट्स अब बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्यूड ब्रिज के नीचे जो डिस्कशन है उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ले लिए ना, तो अब हमने उन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को यूज़ करके मोमेंट्स तो निकाल रहे हैं ना, तो अब मोमेंट्स निकाल रहे हैं। उसके ब्रैकेट से पहले आपको बाहर आपको क्या नजर आ रहा है, mg वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैलकुलेट कर दी वो यहाँ पे हमने यूज किया। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो एक सिंगल बीम को लेके हमने एनालिसिस करना है, ठीक है। ब्रैकेट अंदर जो कुछ है वो एक सिंगल बीम को लेके, सिंगल गर्डर को लेके हमने एनालिसिस करना है। सो ये बेसिकली बीम एनालिसिस होगा, एम ट्रक और एम टेंडम, ठीक। HL93 में ट्रक लोड्स भी हैं और टेंडम। टेंडम का क्या मतलब है, जब आपको मल्टीपल एक्सेल्स क्लोज डिस्टेंस के ऊपर नजर आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में तो आपने जेल में पढ़ लिया होगा इसको, टेंडम अभी पढ़ा होगा, ओके। सो यू नो टेंडम आई होप। उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 प्लस IM/100। मसलन अगर IM है 33%, तो IM की वैल्यू आप पुट करेंगे 33/100, यानी आंसर ब्रैकेट के अंदर जो इसका आंसर है वो बन जाएगा ऐसे ना, 1 प्लस IM/100, यही है ना। इफ IM इज 33%, तो आंसर क्या बन जाएगा इस पूरे का 1.33। मतलब कि जो मोमेंट आ रहा है ट्रक या टेंडम, उनमें से जो भी गवर्न करेगा, उनमें से जो बड़ी वैल्यू आएगी, अभी आप उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एम ट्रक या एम टेंडम में से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि उसके साथ हमने डायनामिक लोड अलाउंस कंसीडर करना है, इसका मतलब उसी वैल्यू को हमने एग्जैजरेट कितना कर लेना है, 1.33। और लेन लोड के साथ हमने इम्पैक्ट IM नहीं कंसीडर किया, प्लस M लेन, डिजाइन लेन लोड, ठीक है। ये सिंपल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेट्स सी हाउ परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। अच्छा, ऊपर फिगर है, फिगर से पहले आप देखें कैलकुलेशंस हुई है, मैं फिगर की तरफ आपको लेके आता हूँ, लेकिन जैसे लुक एट दी, एम ट्रक लिखा हुआ है, फिर नीचे एम टेंडम लिखा हुआ है, एम फैटी फॉर नाउ छोड़ दें, एम ट्रक और एम टेंडम आपको नजर आ रहे हैं। यस सर। ऊपर आप फिगर को देखें जरा, E20.1 ऊपर जो फिगर बनी हुई है उसको देखें, उसमें आपको, उसमें टॉप वाली फिगर को देखें आप, इस फिगर को, ठीक है। स्पैन कितना है इस बीम का, 35 फीट। लेफ्ट साइड एंड को A का नाम दे दिया, दूसरे एंड को B का नाम दे दिया, ठीक। अच्छा, और एक आपको लोड नजर, दो आपको 32 किप्स के लोड नजर आ रहे हैं, और एक आपको कौन सा लोड नजर आ रहा है, 8 किप का। 3 लोड नजर आ रहे हैं ना, एक 8 किप और पीछे 2 32 किप। ये आपने ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस कर लिया होगा, नहीं किया। अगर मैं कोशिश कर लूँ एक सिंपल सा ट्रक बनाने की, फ्रंट जी सर, और पीछे दो, यहाँ पर
दो और मैं बना रहा हूँ रियर, जी। फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, ठीक। तो फ्रंट पे हमने 8 किप लोड कंसीडर करना है और रियर एक्सेस 32 किप 32, ठीक हो गया। एक ले रहे हैं फ्रंट का लोड हम लेंगे 32 किप और रियर जो एक्सेल है उसको वो वहां लोड ज्यादा होगा ना 32 किप्स, समझ रहे आपकी बात। अच्छा ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में इट कैन वेरी फ्रॉम 14 फीट टू 14 से 30 फीट का गैप हो सकता है। ये पीछे जो आपके ये रियर एक्सेल्स हैं इनका जो वहां से डिस्टेंस है वो 14 फीट टू 30 फीट हो सकता है, ठीक। अब आप कितना लेंगे जिससे मैक्सिमम आंसर आए। हमारे केस में टोटल बीम के स्पैन कितना है 35 फुट, ऐसे ही है। तो ज्यादा क्रिटिकल ये है कि हम जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल उनके बीच में डिस्टेंस हो सकता है वो कंसिडर करना है। अगर हम ज्यादा पीछे जाके उसको कंसिडर करेंगे तो हमारा कुछ जो टायर्स हैं वो बीम से निकल जाएंगे ना, तो उनका लोड पे नहीं आ सकेगा। तो हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना इफेक्ट को, तो इसलिए हमने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उनके बीच में वो ले लिया 14 फीट। ये HL93 का ट्रक लोड है, ठीक। 8 32 32। अच्छा उसके बाद आ जाए ओके। अब इसकी वजह से हमने बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा। अब यहाँ पर आपको ILD चाहिए टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। इसकी हमने डिटेल में भी ये बहुत सिंपल ILD है, तो हमने तो इंडिटरमिनेट बीम्स को डिस्कस कर लिया हुआ है ना। इसकी ILD बनती है इस तरह से, अगर ये इसका स्पैन L हो, आपको अगर याद होगा मैं खुद ही आपके सामने कर रहा हूँ भी आपको, अगर मैंने इसके इस जगह के लिए ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन बनानी है तो मैं यहाँ पे एक हिंज इंसर्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पर यूनिट मोमेंट सप्लाई करके जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वही ILD की शेप होगी। तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से बनेगी। शेप ये आ गई आपको, ठीक है। अब आपको एक ऑर्डिनेट ये वाला पता चल जाए तो आपकी ILD ड्रॉ हो गई। बाकी तो फिर आपको पता है कि यहाँ अगर 1 है और बीच वाले तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं ना, स्लोप पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो अगर आपको इस एक बीम है, मैं आपसे कहता हूँ इस ऑर्डिनेट का मतलब क्या बनता है। एक बीम का मैं आपको कहता हूँ ये बीम है, इसकी ILD बनानी है तो आप यहाँ वाला ऑर्डिनेट कैसे आएगा, जब आप लोड यहाँ रखेंगे और वो जो रिस्पांस पैरामीटर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा रिस्पांस पैरामीटर हमारा बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन है, यहाँ यहीं पे लोड रख के यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अगर आप पी लोड अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम मोमेंट सेंटर पे आते कितना होता है वो PL/4। अगर मैं लोड 1 ले लूं तो L/4 आंसर आना चाहिए ना। इसीलिए आपको टॉप पे जो ऑर्डिनेट नजर आ रहा है, अब आप फिगर को देखें, टॉप वाली फिगर को L/4 ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ILD बनी हुई है। इसकी लोड्स भी आपको दिखाए गए हैं और ILD बनी हुई है। L/4 इसलिए उसमें लिखा हुआ है 8.75 फीट उसका वो आंसर हमें चाहिए ना। आप समझ लें इसका ऑर्डिनेट है ये वाला, दिस ऑर्डिनेट इज, ये जो ऑर्डिनेट है ये है 8.75 फीट को छोड़ दे, फीट से आपको कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। इसका ये अगर यानी यूनिट मोमेंट अगर यहाँ पे लगे तो यहाँ पे जो मोमेंट यानी 1 के अगर मोमेंट लोड लगे यहाँ पे तो इसी जगह पे बेंडिंग मोमेंट 8.75 किप फुट होगा, ये मतलब है इसका। अच्छा अगर 1 ना लग रहा हो, 32 किप लग रहा हो, 1 नहीं 32 किप लग रहा हो तो फिर कितना होगा, जितना 1 से आंसर आता है दैट टाइम्स 32। ये प्रैक्टिस हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कर चुके हैं, ठीक। तो हमने सिंपली उस लोड और करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में हमारा 32 किप लग रहा था ना, उस 32 किप को मल्टीप्लाई कर दिया विद द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ऑफ द ILD 32 टाइम्स 8.75। अच्छा इसी तरह से
सेंटर से लेके यहाँ तक कितना बनेगा? ये 35 में 17.5 बनेगा। Yes, sir. 17.5 में से ये 14 पे आके मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? ये 14 फीट है और आगे कितना बच जाएगा? 3.5. 3.5, इसलिए उसने वहाँ पे लिखा हुआ है 3.5, ठीक हो गया? इसी तरह इस साइड पर भी है 14 फीट और ये 3.5 फीट, ठीक हो गया? हमें ये वाले ऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला ऑर्डिनेट और ये वाला, क्योंकि यहाँ लोड्स लग रहे हैं ना, एक लोड यहाँ था 32 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले यहाँ जो लोड लग रहा है 32 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले ऑर्डिनेट से। ये ऑर्डिनेट कैसे बनेगा? स्लोप आपके पास है ना, स्लोप, तो स्लोप कितना है इसका? 8.75 की राइज आता है कितने रन में? 17.5 के रन में, ऐसे ही है ना? और हम कितना यहाँ से रन कर रहे हैं? 3.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, अगर आप यहीं पे कैलकुलेट करते हैं 17.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर फिर वही 8.75 आएगा। ये तो बेसिक स्लोप को यूज करके आंसर निकाल रहे हैं, यही हो गया ना? तो ये आंसर कितना बनेगा? ये बताओ कितना बनेगा? ये वाला ऑर्डिनेट चाहिए ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लोड है ना, जहाँ पे लोड है उसको उस लोड के ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल लेंगे 1.75। इसलिए आपको कैलकुलेशन को देखें जरा, एम ट्रक कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 32 टाइम्स ये वाला ऑर्डिनेट 8.75, ठीक है, प्लस 32 टाइम्स ये वाला ऑर्डिनेट 1.75 आंसर है, प्लस 8 किप टाइम्स ये वाला ऑर्डिनेट। ये वाला ऑर्डिनेट तो नहीं होगा ना? Yes, ये yes, sir. भी 1.75 है और ये भी 1.75 है, तो इसलिए वो इकट्ठे उसको लिख रहे हैं 30, कॉमन ले लिया 1.75 उसने, तो इस तरह उसके आंसर आ रहा है 350 किप फुट। ओके, अच्छा, ये है ट्रक लोडिंग से आंसर। टेंडम के केस में आपने देखे वो ग्रुप ऑफ एक्सेल्स होता है एट क्लोज स्पेसिंग, ऐसा ही है ना, क्लोज स्पेसिंग। वो क्लोज स्पेसिंग जो स्टैंडर्ड में कंसीडर की वो 4 फीट है, यानी एक एक्सेल और दूसरे एक्सेल के सेंटर के डिस्टेंस 4 फीट टेंडम के केस में, ठीक? जो ग्रुप है ना एक्सेल्स उनके बीच में फासला 4 फीट, और उस टेंडम के केस में वो जो लोड हमने लेना है वो 32 नहीं लेंगे, आप 25 किप लेंगे, अब वो क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक हो गया? तो सेकंड जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाली डायग्राम, ये टेंडम लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक? ये इसको भी कैलकुलेट उसी तरह से करेंगे जैसे ट्रक लोड को किया। आईएलडी तो वही है ना, ट्रक की वजह से करना है तो ट्रक वाले लोड्स और करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स, टेंडम की वजह से करना है तो टेंडम वाले लोड्स और करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स। इसीलिए आपको ये कुछ फिगर नजर आएंगे। अब हमें लोड प्लेस कहाँ पे करना है, ये मैंने बाय द वे इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 32 और 8 को आपने खुद प्लेस करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बने सेंटर पे, तो आप एक 32 को तो कम से कम सेंटर में रखेंगे ना, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ प्लेस हो सकते हैं वहाँ प्लेस करेंगे। इसी तरह जो टेंडम की वजह से लोड है उनका भी यही है कि एक 25 तो आप सेंटर पे रखेंगे ना, फिर दूसरा जहाँ पे बनता है नजदीक सेंटर के जितना भी बन सकता है वो वहाँ पे रख लेंगे। एक 25 है, 25 वाला सेंटर, एक 25 सेंटर के ऊपर सेंटर कोऑर्डिनेट आएगी कितना है 8.75। यहाँ पे आप 25 कितना लोड है ना, सेकंड फिगर टेंडम की केस की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली जो फिगर है 25, ठीक है, ऐसे ही है ना, 25 टाइम्स 8.75 और दूसरा वो भी 25 था, उसमें कॉमन दिया हुआ है 6.75, यानी यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है, मैं सिर्फ आपके लिए ऑर्डिनेट बना रहा हूँ, ये ऑर्डिनेट है 8.75 और इससे 4 फुट अगर इधर चले जाएंगे ये ऑर्डिनेट है 6.75 आईएलबी, और एक 25 यहाँ पे लग रहा है और एक 25 यहाँ पे लग रहा है, 25 टाइम्स ये और 25 टाइम्स ये ऐड अप होगा 32 वाला पहले वाले में जैसे वो ये स्टैंडर्ड से मेंशन है कि टेंडम का जो लोड है वो हमने 25 किप लेना है, ठीक, ये हमने स्टैंडर्ड से लेंगे, ऐसे 93 लोड का पार्ट है ये। अच्छा, सो इनमें से बड़ा आंसर किसका आया?
ट्रक का या टेंडम का? टेंडम का। टेंडम वाला गवर्न करेगा, उसके बाद उसने लिख दिया गवर्न 387.5 के फुट गवर्न। ओके, नीचे क्या है? एम लेन। लेन लोड का बड़ा आसान सा है, उसको हमने लेना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और कितनी इंटेंसिटी लेनी है? 0.64। ये 0.64 भी स्टैंडर्ड में मेंशन है, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। स्टैंडर्ड से डायरेक्टली 0.64 के पर फुट हमने डायरेक्टली वहां से स्टैंडर्ड से आंसर दिया है, वहां जस्ट नंबर दिया, ठीक है? कोई कैलकुलेशन नहीं, परेशान ना हो जाने कि 0.64 किधर से आ गया। जैसे 32, 25, 0.64 भी उसी तरह स्टैंडर्ड से आ रहा है, HL 93 से आ रहा है सारा। ओके, 0.64 की पर फुट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सेंटर में कितना बेंडिंग मोमेंट बनेगा? WL स्क्वायर बाय 8, वो 0.64 टाइम्स 25 स्क्वायर बाय 8, 90.80। क्लियर? ये क्या है, आपने रिपीट कर दी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, लेन लोड, हाँ जी ऐसा ही है ना? जी। लेन लोड को देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 0.64 के पर फुट हमने लेना है। ये स्टैंडर्ड ये आस्टर के अंदर मेंशन है कि हमने डिजाइन लेन लोड को ये ट्रक्स के अलावा हैवी ड्यूटी ट्रैफिक के अलावा जो कार्स वगैरह हैं उनका हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है और 0.64 के पर फुट लेना है। तो अब ये सिंपली बीम है। अब इस केस में हमें ILD से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो लोड था पीछे ट्रक और टेंडम का, वो कहीं पे भी ट्रक कहीं पे भी आ सकता था ना। तो हमने क्रिटिकल लोकेशन पे प्लेस करके उसकी वजह से कैलकुलेशन की है कि यही आंसर आएंगे। यहाँ पर अब हम अच्छा मैं आपको कंफ्यूज ना हो जाए, एक तरीका ये भी हो सकता है, क्रिटिकल पोजीशन पे प्लेस कर दिया और सेंटर पे खुद मैनुअली कैलकुलेशन करके मोमेंट्स निकाल दो। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, पीछे जो कैलकुलेशन हुई है ना, आपको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन्फ्लुएंस लाइन वाले कॉन्सेप्ट से, आपने यहाँ 32 रखा, यहाँ 8 रखा, यहाँ 32 रखा, ऐसे ही है जी। और आप मुझे ये सेंटर के ऊपर ये वाली जगह पे इसका नाम C दे रहा हूँ, MC कैलकुलेट करते हैं, खुद आप रिएक्शन निकाल दें और यहाँ मोमेंट कैलकुलेट करें, यू विल गेट द सेम आंसर एज CR जो इन्फ्लुएंस लाइन को यूज करके उसने निकाला। अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी तरह दूसरा टेंडम वाले को भी आप कर सकते हैं। एक ये 25 किप यहाँ पे और ये दूसरा 25 किप यहाँ पे। अगर आपको इन्फ्लुएंस लाइन से कंफ्यूजन हो रही है, जब आपने क्रिटिकल लोकेशन क्रिटिकल पोजीशन अपनी फिक्स डिसाइड कर दी है, तो अब आप उस क्रिटिकल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग बस बेंडिंग मोमेंट सेंटर में निकाल लें, दैट्स इट। लेकिन उस क्रिटिकल पोजीशन को डिसाइड करने के लिए आपको ILD चाहिए होती है, ठीक है? ऑलराइट, और M लेन के केस में ये 0.64 है ना किप पर फुट, और ये स्पैन कितना है 35 फीट। तो नाउ सेंटर पे मोमेंट कितना होगा? WL स्क्वायर बाय 8। W is 0.64 in this case, simple, WL स्क्वायर बाय 8, ठीक है? तो ओके जी सर, 98.0 आंसर आ गया। अच्छा, अभी ये हमने जो पिछले पेज पे एंड में हमने जो मोमेंट की इक्वेशन के लिए MLL प्लस IM का जो इक्वेशन लिखी थी, उसके अंदर जो टर्म्स थे उनको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर mg के बाद वाले जो पैरामीटर्स थे उनको कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि mg की वैल्यूज आगे डिफरेंट है फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बीम, इसलिए हम इंटीरियर और एक्सटीरियर बीम को अलग अलग डील करेंगे, ठीक हो गया? सो इंटीरियर बीम्स के लिए वो mg की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं? 0.743। ये पॉइंट mg की वैल्यू पीछे जो हमने कैलकुलेशन कर ली वहां से वो ले रहा है, और आगे अंदर जो चीज कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी ये बताइए, वो गवर्न कर रहा था जी सर, 0.75 इंटीरियर के लिए इट वाज 0.573 एंड 0.746। या यू आर राइट, लेट मी चेक। एक्सटीरियर क्या है, ये वाली चीज़ नहीं है, एक्सटीरियर भी ये वाला ये एक्सटीरियर है। ओके, एक्सटीरियर के लिए उसने यूज किया 0.75 व्हिच इज राइट।
हाँ ये दिस should be .743 यूज किया, नो दैट्स नॉट राइट. 0.743 is not the answer. It is 0.746. You can make the correction. 0.746 ही आएगा. इंटीरियर बीम्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया ना 0.746. Okay, so it is 0.746, not 0.743. Yes, you're right. आपने सही point out किया. Okay. So you're getting an answer for interior beams. Okay. बाकी तो वही 387.5 कहाँ से आया? दोनों को ये ट्रक और 10 mm से जो बड़ा था. और 1.33 क्या है? 1 plus I 400 का आंसर. I 33% है. और girder 0.75 है. 663 वो कितने हैं? इधर कहाँ इंटीरियर भी ले सकते हैं. हाँ, करेक्शन ये है कि 0.743 जो उसने एक्सप्रेशन में लिखा है ये गलत है. You have to use 0.746 जो पीछे हमने कैलकुलेशन से निकाला. Okay, so 98 क्या चीज़ है? वो लाइन लोड है. So you got the answer for live load including the dynamic load allowance 455.7. ठीक हो गया? यस सर. फैटिग वाले को स्किप कर दें. एक्सीडेड बीम्स पे आ जाए. अगेन उसने M जो है ना स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल M लिखना चाहिए था. दिस बेंडिंग मोमेंट का M है ये. ठीक है. 0.75 वो अब सही यूज कर रहा है. इस केस से 0.75 इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. और अंदर वही पैरामीटर्स है जो पहले हमने इंटीरियर बीम्स के लिए कर लिए. मैंने आपको बताया ना एक बीम के लिए करके फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर का फर्क हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से बस डाल देंगे. फटीग वाला सर खत्म. फटीग वाले को आप ना करेंगे, वो फिर समझाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर शियर बेंडिंग मोमेंट इज डन. यस सर. नाउ वी आर कमिंग टू बेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर शियर. ये जो आपकी इक्वेशन नजर आ रही है अगेन दिस इक्वेशन आर गिवन इन टेबल 11.3. उसी वही प्रोसीजर होगा जो बेंडिंग मोमेंट के लिए. सिंगल लेन स्टार्टिंग विद इंटीरियर बीम, सिंगल और मल्टीपल लेन में से जो बड़ा आंसर आएगा उसको लिखेंगे. ठीक. अगेन इसमें कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है जिसको एक्सप्लेन करना. एस अगेन एस क्या चीज़ है? स्पेसिफिकली गर्डर. तो अगर हमारे केस में 8 फुट है और बाकी कोई ऐसी नई चीज़ इसमें नहीं है. यू गेट एन आंसर. सिंगल लेन के लिए 0.68 है, मल्टीपल लेन्स के लिए 0.81 है. कौन सा बड़ा आंसर आ गया? 0.81. इसलिए इसमें क्या लिख दिया आगे? Givens. Interior beam is done. Exterior beams. One design name noted. Lever rule. 0.75. पिछला जो आंसर आया था ना, exactly वही आंसर lever rule में अगेन यही निकलेगा फिर. ठीक है. 2 or more design names loaded. उसके लिए एक्सप्रेशन है जो उसने यूज किया वो DE is 2 feet जो हमने पहले डिस्कस कर लिए. DE E कैलकुलेट करेगा और MGVMI से मल्टीप्लाई करेगा जो कि 0.81 निकला था. ओके 0.65. अगर आपको कन्फ्यूजन है मुझे वहीं पे रोक दीजिएगा बिकॉज आई एम यूजिंग क्या समझ आ रही है. ठीक है. 0.65 बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है? 0.75 is the bigger. 0.75. So you use 0.75. Okay. Distributed live load shear. जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाल दिए. अब अगेन यू नीड टू कैलकुलेट. अब इससे मतलब अगेन जिस तरह बेंडिंग मोमेंट के लिए एक बीम को लेकर एनालिसिस किया, इसी तरह का एनालिसिस शियर के लिए करना पड़ेगा. वी ट्रक और वी टेंडर. सिर्फ फर्क क्या है? अब आपको ILD कौन सी चाहिए? शियर वाली. और अब आपको लोड प्लेसमेंट कैसे करनी है कि शियर मैक्सिमाइज हो जाए. उसी लोड अरेंजमेंट से अब आपको मैक्सिमम जो लोड पैटर्न मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर दे रहा है वही लोड पैटर्न तो नहीं आपको मैक्सिमम शियर देगा ना. देयर हैज टू बी डिफरेंट पैटर्न. उसके लिए फिर आपको ILD बनानी आनी चाहिए. सो आई वुड से प्लीज टेक अ लुक एट जस्ट आपको बस सिंपल से ILD का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा. बिकॉज ब्रिज डिजाइन हो रहा है ना तो ILD पढ़ाया इसलिए जाता है कि ये इधर यूज होता है. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन टेक्निकल एनालिसिस में. तो कोई काम नहीं ना उसका. वो इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. सो प्लीज टेक अ लुक एट हाउ टू डू द ILDs. अगेन वो कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहे हैं लोड और ILD का ऑर्डिनेट. शियर कहाँ पे मैक्सिमम होगा इस केस में आप बता सकते हैं? सेंटर में मिड स्पैन मैक्सिमम होगा ना शियर. जी कौन कार्नर सपोर्ट पे ना जहाँ पे इफेक्ट जितना डायरेक्शन होगा उतना शियर होगा ना. ऐसे ही है ना. तो सब वन ऑफ द सपोर्ट सिमेट्रिकल इनक्लेस इसकी बात कर रहे हैं. सो अब इसके लिए आप ILD फॉर RA या अगर मैं इसको A और B नाम दे दूं तो ILD for VA which is same as RA
वो क्या बनेगी आई आई डी? आप इस सपोर्ट को हटा दें और यहाँ यूनिट लोड लगाएं, ऊपर जब यहाँ पे आएगी जो डिस्प्लेस पोजीशन होगी दैट इज दी IID सिंपल. So this is your IID. This is now 1.0. लोड यहाँ रखोगे 1.0, यहीं पे 1.0 फ्रैक्शन होगा, यही 1.0 शेयर होगा. बाकी ये उसी तरह से 35 फीट. ठीक है. अब अगर मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे? एटलीस्ट एक 32 किप जो पहले बार रखा था उस तरह से एटलीस्ट एक तो इसके साथ होना चाहिए ना. एक इधर रख दिया, एक इतना करके आएगा यहाँ. सो अब आप करते जाएंगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. ठीक है. और 8 ऑर्डिनेट सब आपको खुद एस्टैब्लिश करने आने चाहिए. ये वाला कितना बनेगा? स्लो पॉइंट डिस्टेंस आप करते जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो आई वोंट टेक longer this time. 1 plus 0.6 for 32 और अगले के लिए 8 वाले के लिए उधर छोटा हो जाएगा ना, 0.2 हो जाएगा ये वाला. ठीक है. you can confirm these numbers. व्हील ट्रक के लिए 52.8 किप, व्हील टेंडम के लिए टेंडम में से भी फिर अगेन एक टेंडम यहाँ रखा जाएगा ना, कम से कम एक 25 किप यहाँ रखेंगे ना, दूसरा फिर इधर आ जाएगा. तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन नजर आ रही है. So you get for truck you get 52.8, for tandem you get 47.1. अब कौन गवर्न कर रहा है? ट्रक की वजह से ज्यादा शेयर आ रहा है 52.8 किप्स. और वी ये सिंपल फ्रैक्शन कितना बनेगा? सिंपल सपोर्टेड की W अगर लग रहा हो L/2 सिंपल है ना. So 11.2 किप. नेक्स्ट आप चले जाएं 30 को स्किप करते हुए नेक्स्ट पेज पे चले जाएं. इंडिविजुअल पैरामीटर्स आपने कैलकुलेशन कर दिए. नाउ इंटीरियर बीम्स और एक्सटीरियर बीम्स फर्क किस चीज का होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का. ओके. इंटीरियर के लिए 0.81, एक्सटीरियर के लिए 0.75 जो पीछे कैलकुलेशन हो चुकी है. ओके. अच्छा मुझे बताइए इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए आंसर आ गया 866. इंटीरियर के लिए 66 आ गया, एक्सटीरियर के लिए 61.1 आ गया. इनमें से कौन सा यूज करेंगे? 66 यूज करेंगे या 61.1? दोनों यूज करेंगे. एक्सटीरियर के लिए 66, इंटीरियर के लिए इंटीरियर के लिए 66, एक्सटीरियर के लिए 61.1. एक ही बीम की तो नहीं बात हो रही ना. एक एक्सटीरियर बीम है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन हो रही है कि इसके शेयर कितना आ रहा है, इंटीरियर के लिए अलग से हो रही है ना. ठीक है. यानी कि कोई पाकिस्तानी डिजाइन कर रहा होगा ना, वो कहेंगे यार कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है. अच्छा इंटीरियर भी डाल दो, एक्सटीरियर भी डाल दो. कंजर्वेटिव. ठीक है. सो आप सामने कर रहे हैं. ठीक है. ऑलराइट. सो स्क्रू ब्रिज उससे रिलेटेड प्रोविजन स्किप करते हैं. अगेन दिस नॉट अ स्क्रू ब्रिज, अ स्ट्रेट वन. स्टिफनेस नॉट रेलेवेंट. अगेन विंड इफेक्ट्स. सबस्ट्रक्चर को भी स्किप करते हैं. वी आर ओनली कंसर्न फॉर नाउ विद दी जो ब्रिज है गर्डर है उसको उससे डिजाइन से हम सबस्ट्रक्चर जो है उसकी अभी फिक्र नहीं कर रहे हैं. ठीक. सो फॉर नाउ लेट्स स्किप दैट. कैलकुलेट फोर्स इफेक्ट्स नाउ अदर लोड्स. नेक्स्ट पे आ रहे हैं. अदर लोड्स कौन से होंगे? हैव वी नॉट कंसीडर्ड ऑल ऑफ द लोड्स? ट्रक भी आ गया, ट्रक और टेंडम में से बड़ा वो भी आ गया, डिजाइन लाइन लोड भी आ गया. और क्या करना है? Yes, there are some permanent loads. Okay, some permanent loads. उन permanent loads को भी अपने consider करना है. So let's see. उनसे पहले हम एक general analysis जो कि आसान से ये वैसे आपको पता ही है माशाल्लाह बहुत अच्छा analysis करते हैं. If there is क्योंकि अब permanent loads है ना mostly क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एक W कंसीडर करते हैं. कोई भी W बाद में वैल्यू कितनी है बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो और यहाँ पर ये 35 फीट का स्पैन हो तो मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा?
WL²/8। अभी W आपने कैलकुलेशन करनी है लेकिन L तो पता है ना, so we are putting in the L value और everything is calculated except W। जब जैसे W आएगा we put its value, ठीक हो गया। So you get the answer 153.1 times W और ये आंसर होगा मोमेंट का किप फुट में, ठीक है। W की वैल्यू किप पर फुट में पुट कर देंगे, यू गेट द आंसर इन किप फुट, ठीक है। जैसे एक रेडीमेड फार्मूला रख लिया ताकि जैसे ही W आएगा हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो W की कैलकुलेशन के लिए अच्छा दो तरह के परमानेंट लोड्स हैं, एक डेक का अपना सेल्फ वेट और ऊपर जो आपने वेयरिंग सरफेस बनानी है बिचुमन की उसका वेट, दोस टू आर द परमानेंट लोड्स, ठीक है। डेक स्लैब वाले डेक स्लैब का जो वेट है उसके लिए सिंबल क्या यूज हुआ है, DC। DC जो भी ब्रिज के अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ब्रिज के जो भी अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनका कलेक्टिव नाम हमने उनका लोड हमने कलेक्टिव नाम क्या रख दिया, DC। DC में हाँ एक और चीज भी आई, DC में भी जो ऊपर आप डेक के ऊपर जो आप वेयरिंग सरफेस बनाने ना बिचुमन की, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है उसका, ब्रिज का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का जो वेट है उसको लोड है उसको हम DC कह रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एक सेल्फ वेट ऑफ द डेक और गर्डर डिजाइन हो रहा है तो गर्डर का अपना सेल्फ वेट भी तो है ना, तो ये दोनों क्यूमुलेटिवली हम इसको DC बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे मैं हूँ अभी, एज्यूम अ बीम वेट ऑफ 0.10 किप पर फुट। मैं फिंगर इसलिए रख रहा हूँ आपको पेज में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैप में कहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हूँ मैं। एज्यूम अ बीम वेट ऑफ, अभी तो बीम डिजाइन हो रहे हैं ना, so we don't know its weight, so let's assume something reasonable. 0.1 kip per foot is a reasonable assumption. Interior girders DC में दो कंपोनेंट्स हैं ना, डेक स्लैब और गर्डर। डेक स्लैब का वेट कैसे कंसीडर किया जा सकता है, डेंसिटी को डेंसिटी 150 पाउंड पर क्यूब होता है, 0.150 किप पर फुट क्यूब, ये उसकी डेंसिटी है, यूनिट वेट, ओके, फुट क्यूब। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से, ठीक है। थिकनेस है 8 इंच। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज गिवन राइट हियर और नॉट। सो 8 इंच को अब हम फीट में ले जाएंगे बाय डिवाइडेड बाय 12। अब हमारा आंसर राइट नाउ किस में बन जाएगा, किप पर फुट स्क्वायर में। अब ये एरिया लोड बन गया, ठीक है। एरिया लोड को फर्दर अगर हमने यूडीएल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर। लेट मी टेल यू दिस सिंपल। ये डेक स्लैब है, ठीक, और इसके नीचे गर्डर्स हैं, ठीक। ये गर्डर्स इसके नीचे, हमने कहा इसका पर फुट क्यूब जो वेट है ना वो 150 होता है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एरिया लोड आ गया इसके ऊपर, ठीक हो गया। ये लोड आने के बाद अब हमने फर्दर इसको एरिया लोड को मल्टीप्लाई करना है विद समथिंग कि हमारे पास पर फुट इस तरह से लोड बन जाए। ये एक गर्डर के ऊपर, गर्डर्स के बीच में स्पेसिंग है ना, तो हमें एक गर्डर के ऊपर अगर वेट चाहिए हो, लोड चाहिए हो, तो क्या करेंगे, उस गर्डर का जो इस तरह उसको स्पेसिंग जो है उसके जो सेंटर की जो लेंथ है और स्पैन विड्थ इसमें से Is the name for it? No. Equivalent width, वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Equivalent width आप 2 स्लैब में यूज करते हैं। What do you call that width? LXL वाला ना 1 वे स्लैब में जो आप करते हैं, अब नाम याद नहीं आ रहा, बट जो भी उसका नाम है, लेकिन वो जो स्पेसिंग बिटवीन गर्डर्स है वो बेसिकली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये डेक स्लैब है और यहाँ पे गर्डर्स है, ठीक। अब हमने एरिया लोड कैलकुलेट कर दिया, एक गर्डर का कितने कंट्रीब्यूशन होगी, हाफ उसने इस वेट को सर्विस करना है, हाफ इसको करना है। ट्राइब्यूटरी एरिया, ट्राइब्यूटरी वेट, यस दैट ये आंसर है। ये वो टर्म बोल के ट्रिब्यूटरी वेट, हाफ इस साइड से हाफ इस साइड से, इसका मतलब है वो जो स्पेसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, कह रही है। सो वो स्पेसिंग कितनी है हमारे केस में,
8 feet, okay, times 8 feet. अब आंसर बनेगा किप पर फुट में. So that answer is 0.8 किप पर फुट, ओके. और गर्डर का सेल्फ वेट 0.1. आप फॉलो कर रहे हैं कहाँ पे? तो इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.90. दिस इज अवर DC. ठीक हो गया. इसीलिए वो जो टेबल ऊपर, इसी से ऊपर टेबल जो बना हुआ है, ये वाला टेबल, इस टेबल में DC के करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या आपको नजर आ रही है? W क्या कर नीचे 0.90. ये 0.90 समझ आ गया कहाँ से आ गया? डेक स्लैब और गर्डर का कैलकुलेशन से आएगा. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? DW जो वेयरिंग सरफेस है ना, उसकी वजह से जो परमानेंट लोड है उसको हम DW से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक. ये अलग अलग फैक्टर्स क्यों ले रहे हैं हम? अलग अलग क्यों ना हम दोनों को ऐड अप करते हैं, DC और DW. Why don't we take them together? इनके ओवरलोड फैक्टर्स डिफरेंट है. बिटुमिनियस सरफेस वो कम ज्यादा भी हो सकती है, यानी ना. और डेक स्लैब जो एक दफा डाल दी वही रहेगी ना. ओके. सो इसलिए इनके ओवरलोड फैक्टर्स डिफरेंट, लोड कॉम्बिनेशन में इनके फैक्टर्स डिफरेंट रहेंगे. तो हैं दोनों डेड लोड परमानेंट लोड्स, बट दे विल हैव डिफरेंट ओवरलोड फैक्टर्स. इसमें ये पहले कंक्रीट की या फिर उसके ऊपर बिटुमिन? क्या उसके ऊपर जहाँ पे गाड़ी चल रही है वो बिटुमिन के ऊपर चल रही है. जी. सो वो 75 मिलीमीटर बिटुमिनियस पेविंग है और उसकी डेंसिटी है 0.140 किप पर फुट क्यूब और 35 मिलीमीटर है ना उसकी थिकनेस 3 इंच थिक. तो इसलिए 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसलिए यहाँ 8/12 से किया था. और आगे 8 फुट क्या 8 क्या चीज़ आखिरी वाला 8 क्या है? वो ट्राइब्यूटरी. सो यू गेट द आंसर 0.28. अब टेबल में देखो 0.28 नजर आ गया. यस सर. हमने पहले से तैयार करके रखा था. कहाँ था किया था? जब के वाइड मैंने किया था ना नीचे से मिटा दिया मैंने. WL² by 8. यहाँ से आंसर आया था ना. ये सर. 153.1. सिर्फ W का इंतजार था ना कि ये आएगा तो बस इंसर्ट कर देंगे. ठीक है ना. सो वो W हमारे पास आ गया. सो अब वो टेबल के फॉर्म में वर्किंग कर रहा है ताकि इफिशिएंटली हम कैलकुलेशन को लेके चल सकें. तो 137.8 कैसे आया है? अच्छा ऊपर थोड़ा सा ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है? ये पहला कॉलम लोड टाइप है, फिर अगला W का है, ऐसे ही है ना. यस. तीसरा कॉलम क्या है? मोमेंट. और उसको रिप्रेजेंट उसने किससे किए? M. और नीचे क्या है? 105. 105 इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड 105. मिड स्पैन का दूसरा नाम हम है, ये लोकेशन बता रहे हैं. ठीक. ब्रिजेस के केस में जो कि वी कैन हैव मल्टीपल स्पैन्स इन अ ब्रिज, तो हम 105 का मतलब है पहले स्पैन का 50%, यानी 205 का क्या मतलब होगा? अगले सेकंड स्पैन का मिड स्पैन. 305 का क्या मतलब होगा? थर्ड स्पैन का मिड स्पैन. अगर मैं कहूँ 104, इसका क्या मतलब होगा? इस स्पैन का 40%. वो लोकेशन बताने के लिए बस एक डिजिट बजाय इसके. कंक्रीट पे आप क्या करते हैं? 5-6 तरह के क्रिटिकल सेक्शंस के नाम रखे हुए हैं ना. जी सर. एक्सटीरियर, फर्स्ट इंटीरियर, फ्लान, इस तरह से यूज करते हैं ना. यस. आश्टो में हम कहते हैं इतने लंबे लंबे नाम क्या यूज करें? 105 वी नो के 105 क्या होता है. ठीक है, गेटिंग इट? यस. ओके. सो अच्छा V100 का क्या मतलब होगा? वो जो आगे V के उसकी तरफ आगे लिखें. अगर 100 लिखा है इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्पैन. फर्स्ट स्पैन का ये जो लोकेशन है, जीरो वाली लोकेशन, यानी पहले ही सपोर्ट, एक्सटीरियर सपोर्ट खुद की बात हो रही है. गेटिंग इट? समझ आ गई ना आपको? ओके. सो लुक एट द टेबल नाउ. फर्स्ट रो में DC लिखा हुआ है, उसका W हमने कैलकुलेट कर 0.9. मोमेंट कैसे निकला है? 137.8 कैसे निकला है? 0.9 को किससे मल्टीप्लाई किया है?
कौन सा फैक्टर कितना था आपने? No. I want you to know that factor. 153.1 बेसिकली ये था ना, WL square by 8 था, WL square by 8. तो हमने कहा W बाद में कैलकुलेट करते हैं, L की वैल्यू पहले पुट करते हैं. तो वो जो W के अलावा जो चीज़ थी ना, जो फैक्टर बन गया था इसके अंदर WL square by 8 में, वो 153.1 बन गया. अब W के आगे 0.9 टाइम्स ये करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 137.8. Okay? यस सिंपल. जी सर. DW 0.28 है, तो यहाँ पर अगर मैं 0.28 यूज करूंगा इस जगह पर, आई गेट 7. So you get the number 42.9. और थर्ड रो में क्या लिखा हुआ है DW के नीचे? LL प्लस IM. इसके लिए W के नीचे N और A, ये क्यों लिखा हुआ है? नॉट अप्लीकेबल. इसका मोमेंट हम W से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके लिए इतनी खप जो पीछे चुके हैं उस वो डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं. ठीक है, आंसर कहाँ से आया था? 455.7 कहाँ निकाला था हमने? इंटीरियर गर्डर की कैलकुलेशन में देखो, समझ 455.7 हमने जब हमने M ट्रक M टेंडम निकाल लिया था, लेंथ निकाल लिया था, तो फिर उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन यूज करके जिसमें 0.743 की मिस्टेक थी, हाँ 445 थी. ओके, प्रीवियस वाला, ओके दैट्स फाइन. सो इसलिए उसके 9 अप्लीकेबल लिखा 455.7 डायरेक्टली हमने वैल्यू टेबल के अंदर कॉपी कर दी. दैट्स व्हाट इट इज. ठीक है. शेयर के केस में अगेन WL/2 से आएगा ना. यस सर. तो जो WL/8 वाला एक्सप्रेशन थी, अब उसकी जगह WL/2 वाले एक्सप्रेशन से, यानी 17.5 टाइम्स W. ठीक है, L इज 35 तो L/2 इज 35 का हाफ हो जाएगा 17.5, सो 17.5 टाइम्स W. ठीक है. 75. सर ये क्या बोले दोबारा? जैसे हमने M के लिए कैसे किया, तो प्लेट के 8 से किया ना. जी. तो शेयर कितना होगा यहाँ पे? सॉरी, ये किसी और जगह में मतलब अगर ये W हो, कोई भी W, तो यहाँ पे शेयर कितना होगा? WL/2. जी सर. तो L है 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा? जी. 17.5. अब W हमने DC और DW के अलग अलग कैलकुलेट किए, तो अलग अलग पुट कर देंगे. 17.5 टाइम्स 0.9 0.28 तो 15.75 और 0.28 टाइम्स 17.5 you get 4.9. I hope you got it. 42. और शेयर की वैल्यू हमने पीछे से जस्ट कॉपी कर दी 66 और 66.0. इंटीरियर गर्डर अनफैक्टेड मोमेंट्स है, किसी जगह फैक्टेड तो नहीं लगाया ना अभी हमने, जस्ट अनफैक्टेड कैलकुलेशन है ना. ओके. और एक्सटीरियर गर्डर के लिए अभी आपको टेबल नजर आ रहा है अगले पेज पे, टॉप पे. और अगला पेज पे जाएं तो टॉप पे E20.1-2 पे एक्सटीरियर गर्डर अनफैक्टेड मोमेंट्स एंड शियर. जैसे हमने इंटीरियर के लिए कर लिया उसी तरह से एक्सटीरियर के लिए प्रोसेस उसी तरह से. थोड़ा सा फर्क आपको किस चीज में मिलेगा? W में. एक्सटीरियर और इंटीरियर की W में क्यों फर्क होगा? बताएं. इस केस में जो एक्सटीरियर गर्डर है, इंटीरियर गर्डर में सिंपल था ना, हमने कहा ट्रिब्यूटरी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो एरिया लोड है. कैसे? इस गर्डर ने इस ओवरहैंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं. एक तो इसे हाफ स्पेसिंग इस तरह से सपोर्ट करनी है ना. यस सर. 4 फुट ये होगा आखिरी वाली गर्डर में, और आगे जो कुछ है वो इधर इन्होंने तो नहीं सपोर्ट करना ना, इसी ने सपोर्ट करना है. सो इस वजह से लुक एट एक्सटीरियर गर्डर में अभी इसी पेज के ऊपर हूँ, यानी अगले पेज पे तो टेबल था ना एक्सटीरियर गर्डर का, टेबल से पहले जो पेज है इस जगह पे मैं हूँ अभी. एक्सटीरियर गर्डर्स, द बैरियर वेट इज असाइंड टू द एक्सटीरियर गर्डर. बैरियर का वेट दूसरी कैरी करेंगे तो BC, उसमें अब और चीजें ऐड होंगी. डेक स्लैब 0.15 क्या चीज है? डेंसिटी 8/12 थिकनेस ऑफ डेक स्लैब, और
3.25 प्लस 1/2 1/2 क्यों कर रहा है? Half, ये जो yeah. मैं आपको 4 फीट कह रहा हूँ, इधर से भी तो कंट्रीब्यूशन करनी है ना उसने, Yes, sir. ट्रिब्यूट यहाँ से आएगी और आगे जितना कुछ है 3.25 वो भी उसने सपोर्ट करना है, तो इसलिए 3.25 प्लस हाफ ऑफ 8, ओके। डीसी का हो गया 0.8, आई एम सॉरी नॉट 0.8, 1.72, ठीक हो गया, क्लियर। और बैरियर का डायरेक्टली आपको गिवन है कि ये 0.5 के पर फुट डाटा के अंदर ही गिवन था, ठीक, तो डायरेक्टली हमने यहाँ डाल दिया। बैरियर और इसका सेल्फ रेट 0.1, so WBC sum of these three things 0.72, 0.50 and 0.10, कितना आंसर बन गया? 1.33। so now आगे टेबल में जाके देखो 1.33 की एंट्री मिल जाएगी आपको। यस सर। और DW के केस में अगेन कैलकुलेशन का प्रोसेस उसी तरह से 0.140 इज द डेंसिटी इन किप पर फुट क्यूब, 3/12 थिकनेस इन फीट, और आगे यहाँ पर 1/2 के साथ 2 क्यों ऐड हो रहा है, 3.25 क्यों नहीं हो रहा? तो किधर बिचुमन? क्योंकि बिचुमन आपका जहाँ पे ये 3 इंचेस कर्व लग गई उधर, जहाँ पे ये बैरियर आगे वहाँ तो बिचुमन नहीं बोलेंगे ना, बिचुमन कर्व तक का जो डिस्टेंस है वो वहाँ बिचुमन हो सकता है ना, तो कर्व तक का डिस्टेंस 2 फीट है, क्लियर। यस सर। ऑलराइट, सो 0.21 के पर फुट आ गया। अब टेबल में चले जाएं, उसी प्रोसेस है वो टेबल में कैलकुलेशन की गई है, क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू दी लोड कंपनी, अब फैक्टेड लोड अभी आप निकलेंगे। डिजाइन ये अब सेक्शन आई पे चलेंगे, आई डॉट लिखा हुआ है, डिजाइन रिक्वायर्ड सेक्शन, फ्लेक्सुरल डिजाइन, फैक्टेड लोड फर्स्ट इंटीरियर बीम इन ए पार्ट, इंटीरियर बीम फैक्टेड शियर एंड मोमेंट। ये लोड कॉम्बिनेशंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ उस टेबल से जो पहले हमने जिक्र कर लिया, उस टेबल से हम उठा रहे हैं, और स्ट्रेंथ 1 वाली हम सिर्फ इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिमिट सेट में सिर्फ स्ट्रेंथ 1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक, जो जिसकी कैलकुलेशन अभी कर लिया। सो इट इज इक्वल टू ईटा टाइम्स, ईटा हम 1 ले रहे हैं, बट जिस आपको बताना था कि लोड मॉडिफायर 1 के अलावा भी हो सकते हैं, वी आर टेकिंग इट 1, 1.25 टाइम्स डीसी। 1.25 क्या है इसमें? ओवरलोड फैक्टर। क्या है? ओवरलोड। जैसे आप 1.2 डेट पढ़ते हो ना, 1.25 टाइम्स डीसी प्लस, जी सर, हाँ ये लोड कॉम्बिनेशन 1.2 डेट 1.6 लाइव फिक्स होते थे ना, यू नेवर चैलेंज देम, ये 1.2 किधर से आया, 1.6 किधर से आया। बाय द वे इसके अंदर ये भी डिस्कशन है कि ये 1.25 किधर से आ रहा है, 6 आगे जो भी नंबर कहाँ से आ रहा है, ठीक। आस्टर इज वेरी वेल डिटेल्ड। सो ये लोड कॉम्बिनेशन में लोड फैक्टर स्ट्रेंथ 1 में यही लोड फैक्टर यूज होंगे, ठीक। सो दोज आर फिक्स, वी आर नॉट चेंजिंग देम, ठीक, जस्ट वहाँ से वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं। 1.25 टाइम्स डीसी प्लस 1.50 टाइम्स डीडब्ल्यू। अब आपको समझ रहे हैं हमने क्यों डीसी और डीडब्ल्यू अलग अलग कैलकुलेट किया, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ओवरलोड फैक्टर, गैमा वैल्यूज दोनों के लिए डिफरेंट है। डीडब्ल्यू के लिए फैक्टर बड़ा क्यों रख दिया? मोर वेरिएबल, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, जितना कोई लोड ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टू प्रेडिक्ट ओवरलोड फैक्टर, उतना जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, उतना हम बड़ा फैक्टर रखते हैं ना। जैसे लाइव लोड को 1.6 क्यों रखते हो 1.2 बिल्डिंग में, लाइव लोड इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ठीक है, उसके चांस ऑफ एक्सीडेंस ज़्यादा है, तो इसलिए 1.50 फॉर DW, और लाइव लोड का उससे भी ज़्यादा चांस है, तो हमने क्या फैक्टर रखा हुआ है उसका 1.75 टाइम्स LL प्लस IM। अब ये जनरल फॉर्मेट में था, शेयर के लिए शेयर वाली वैल्यू यूज हो जाएंगी, मोमेंट के लिए मोमेंट वाली वैल्यू यूज होंगी, VU और MU, ठीक है। 15.75 जो आप लिख रहे हैं, ये आपको पता चल रहा है कहाँ से हम उठा रहे हैं? इंटीरियर बीम, पिछले टेबल में जाओ, क्या उठा रहे हैं? शेयर की वैल्यू 15.75 कैलकुलेट की थी ना हमने, डीसी की वजह से इंटीरियर बीम में शेयर 15.75 वहाँ से आ रहे हैं, हम जो कैलकुलेशन की वहाँ से अब हम बस एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, करेंगे। यस DW के ये भी उसी टेबल में से आ रहे हैं, 4.9 और 66 भी उसी टेबल में से आ रहे हैं। अब हमने टेबल इसलिए बना दी ताकि पीछे ढूंढते ना रहे ना, ओके। यस सर। VU का आंसर आ गया, MU का आंसर भी उसी तरह से आएगा, ठीक हो गया। So 1034.1 kip foot, strength 1 again,
नेक्स्ट लोड कॉम्बिनेशन सर्विस 2, अगेन वैल्यूज उधर से आएंगे, सिर्फ फर्क क्या है ओवरलोड फैक्टर, तो आपने याद नहीं करना बस उधर से उठाने 1.0 for DC, 1.0 for DW, 1.3 times for live loads. So just put the values, you will get the answer 106.5 and MU equal to 773.1 kV. Ready? कुछ और नहीं होगी कि dead loads are considered some or critical values are bold. Okay, that's fine. So कंस्ट्रक्शन वाले को भी छोड़ दें, एक्सीडेड बीम पे आ जाए, फैक्टेड शियर एंड मोमेंट उसी प्रोसेस से। अब इसमें लोड कॉम्बिनेशन वही है जो हमने इंटीग्रेटेड डिस्कस करते हैं, क्या फर्क है पिछले से, डीसी, डीडब्ल्यू, एलएल और आई इनकी वैल्यूज में फर्क है, ठीक है। यहाँ पर डीसी का मतलब वो किप पर फुट में लोड नहीं है, उसकी वजह से जो शियर है या जो मोमेंट है वो वैल्यूज पुट हो रही है, यानी कि लोड इफेक्ट्स है नॉट द लोड, यानी कि शियर की वैल्यूज होगी यहाँ बेंडिंग मोमेंट। So VU and MU, similarly U service 2, or we'll get your answers from here. I hope you can understand that. Let's go straight to trial section. Trial section में चले जाओ। Trial section में again basic equation नजर आ रहा है ना आपको कहाँ पर हूँ मैं? क्या लिखा हुआ है ताकि आप मुझे पता चले कहाँ। हाँ, phi F Mn should be equal to or greater than Mu, okay। और हमने शुरू से phi F हम वेक्टर के केस में phi ले रहे हैं 1.0 और Mn हम ले रहे हैं आल्दो एक बीम का बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस, एक बीम कितना उसकी बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी कितनी है Mn कैलकुलेट करना, ये हम वैसे पहले भी जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर हम कर चुके हैं, जब हम फ्रेम्स पढ़ रहे थे, ये उससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया, ठीक, जब हम बीम कॉलम्स पढ़ रहे थे। बट यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी उसने बीम को एज्यूम किया कि वो फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को डेवलप करेगा, इसलिए उसने Mn की जगह क्या लिख दिया इक्वल टू MP। हमने वहाँ पे तो कैलकुलेशन करते थे ना जी सर, हम कहते थे कि मैक्सिमम कैपेसिटी MP हो सकती है, ठीक। आपको याद होगा हम चेक करते हैं कि MP से बड़ी होगी तो फिर MP ले लेते थे, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस डिस्कशन। यहाँ पे हम MP ही ले रहे हैं कि यही गवर्निंग है, ओके। क्यों? वी आर जस्ट पिकिंग अ ट्रायल सेक्शन, वी आर नॉट सेइंग कि बस यही सेक्शन, ट्रायल सेक्शन ले रहे हैं, ठीक। आगे जाके उसको चेक हमने करना है, बट जस्ट ट्रायल सेक्शन, ओके। ट्रायल सेक्शन के लिए हमने Mn को लिख दिया MP, और MP क्या होगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस Z टाइम्स yield strength Fy, ऐसा ही है। सो इट मीन्स कि ZFy शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन MU, ओके। मेक सेंस, मेक सेंस जी सर। अब हमें Fy की वैल्यू पता है, MU की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, सो वी कैन जस्ट सी कि रिक्वायर्ड Z कितना होगा, ठीक, ओके। सेक्शन उठाने के लिए ये देखना पड़ता है ना कितना मिनिमम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए ना बीम का सेक्शन उठाने के लिए। सो रिक्वायर्ड Z शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन MU और Fy, ठीक है। MU हमने क्या डाल दिया 1107.9, ये किधर से आ रहा है, टाइम्स स्क्वायर, फुट में ताकि इंच में लिख जा रहे हैं ना उसको, क्योंकि 50 जो नीचे पुट कर रहे हैं वो किप पर स्क्वायर इंच में है ना, तो 50 अगर किप पर स्क्वायर इंच में, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर नहीं आ रही मुझे बता देना, सॉरी ग्लास वर्ड नहीं समझ रहे। फिर जस्ट इन ट्रायल सेक्शन, ओके। ट्रायल सेक्शन में हमने कहा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, P F Mn शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन MU, यही पढ़ लिया। और हम ट्रायल सेक्शन ले रहे हैं, सो वी आर सेइंग Mn इज इक्वल टू Z टाइम Mn इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं MP which is equal to plastic section modulus Z times Fy, material yield strength, ठीक है, Z times Fy। अब मैं ये Mn की जगह पे ये चीजें आप पुट कर रहा हूँ, ठीक। Phi F times Z times Fy should be equal to or greater than MU, कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए फैक्टर से, लोड से। सो दिस इज 1, ये मेरे पास आंसर चल गया, इसको लिखता हूँ। तो Z की वैल्यू कितनी होनी
Z should be equal to or greater than mu over Fy.